Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नेपथ्य में जाने के बाद नायकों के साथ क्या होता है? क्या होता है उनके साथ? कभी जो उस रोशनी के वृत्त के केंद्र में थे, जिसे हम स्पॉटलाइट कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे ही दो नायकों की कहानी नए सिरे से बाँची जाए तो कैसी होगी? अगर मैं आपको बताऊं कि एक दौर था जब चौधरी अजीत सिंह ने मनेका गांधी के दो समर्थक विधायकों को अपनी पार्टी से निकाल दिया था और इसके चलते दोनों के बीच रार हो गई थी, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? पूछने वाले तो ये भी पूछ सकते हैं कि चौधरी अजीत सिंह तब किस पार्टी में थे और वो पार्टी कितने वक्त तक रही। जी, आज चौधरी अजीत सिंह की बात कर लेते हैं, कुछ वाक्यों की, बाकी विस्तार से आप पॉलिटिकल किस्सों में देखिएगा। चौधरी अजीत सिंह आईआईटी के पास आउट, आजकल बड़ा जलवा रहता है कि साहब आईआईटी पास आउट फलाना नेता ढिकाना, कभी अरविंद केजरीवाल का जिक्र होता है, कभी मनोज सिन्हा का जिक्र होता है जो इन दिनों जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। चौधरी अजीत सिंह भी चौधरी चरण सिंह के बेटे पढ़े हुए थे, अमेरिका में वो नौकरी कर रहे थे बीटेक करने के बाद। मैंने एक पुराने अखबार में पढ़ा था कि चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी के बीच सुलह, जिसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार गिरती है और चौधरी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, उसमें भी प्रकरण ये था कि जब चौधरी अजीत सिंह को अमेरिका में बेटा हुआ तो चौधरी चरण सिंह ने यहाँ दिल्ली में अपने घर में पार्टी रखी। उस पार्टी में इंदिरा जी आई और फिर पत्रकारों में सबके कान खड़े हो गए कि अरे ये दो विरुद्ध आपस में सामंजस्य कैसे बिठा रहे हैं। जो चौधरी अजीत सिंह के घर में खुशखबरी आई थी वो जयंत चौधरी थे, जो बाद के दिनों में सांसद रहे और अभी किसान आंदोलन के ज़रिए फिर से लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कहानी तो चौधरी अजीत सिंह की है। चौधरी अजीत सिंह 1986 में सत्ता में आते हैं, राज्यसभा के रास्ते उनके पिता उन्हें दिल्ली में सदन का हिस्सा बनवा देते हैं और 1987 में चौधरी चरण सिंह का निधन हो जाता है। जब उनका निधन होता है उसके पहले वो हिमवती नंदन बहुगुणा जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना देते हैं अपने लोकदल का। लेकिन चौधरी साहब के निधन के बाद अजीत सिंह को लगता है कि पार्टी अब मेरे कब्जे में होनी चाहिए। दोनों में रार ठनती है और इस दौरान कई बड़े नेता हैं जो अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं, जैसे चौधरी देवीलाल हो गए या फिर मुलायम सिंह यादव हो गए या दूसरे नेता। तो लोकदल में टूट हो जाती है। एक बनता है लोकदल आ मतलब अजीत सिंह, और एक बनता है लोकदल बा मतलब बहुगुणा। उसके बाद लोकदल आ का जनता पार्टी में मर्जर हो जाता है और उन दिनों जनता पार्टी को चलाते थे चंद्रशेखर। तो पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा भविष्य में जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे उनकी पार्टी में चले जाते हैं। और तभी संजय विचार मंच ये पार्टी चलाती थी मनेका गांधी, जिसमें अकबर अहमद डम्पी और वीरेंद्र प्रताप शाही ये सब नेता हुआ करते थे। ये दोनों विधायक थे। तो संजय विचार मंच का जनता पार्टी में मर्जर होता है। और आप इससे पहले कि बहुत सारे मर्जर में कंफ्यूज हों, यूँ समझें कि चंद्रशेखर की पार्टी में चौधरी अजीत सिंह भी आ गए हैं और मनेका गांधी भी आ गई हैं। अब वहाँ पर रस्साकशी शुरू होती है जनता पार्टी पर नियंत्रण की। एक तरफ जॉर्ज फर्नांडिस हैं और हेगड़े साहब हैं कर्नाटक के, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर अकेले पड़ रहे हैं। और ऐसे में चौधरी अजीत सिंह को लगता है कि उनको अपना वज़न बढ़ाना चाहिए। चंद्रशेखर ने उनको भी कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था और वो मनेका गांधी के दोनों विधायकों को निकाल देते हैं और मनेका गांधी बिफर जाती हैं। ये बिफराई चलती रहती है। उधर वीपी सिंह कांग्रेस से बिफर जाते हैं और फाइनली 1988 के आखिरी महीनों में बेंगलुरु में जनता दल बनता है, जिसमें ये सारे नाराज़ गैर कांग्रेसी, गैर भारतीय जनता पार्टी, गैर कम्युनिस्ट दल एक होते हैं। जनता दल बनता है और फिर चक्का चलता है। इन चक्कों की कहानी हम आपको सुनाते हैं सियासत में जो चक्के होते हैं। और सियासत का हमारा जो वीकली शो है उसका नाम है नेता नगरी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। अगर आपको पता चले कि आप सांसद को नहीं, एक बार फिर से लल्लन टॉप के इस वीकली पॉलिटिकल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है मेरे नौजवान, जोशीले, ऊर्जा से भरे और विद्वान साथी निखिल वाट। शुक्रिया सौरभ। मैं कुछ कहूँ उससे पहले मेरा एक छोटा क्वेश्चन है, ये मेनका मनेका वाला क्या कंफ्यूजन है? उनका नाम मनेका गांधी है। अच्छा। ज़्यादातर लोग मेनका गांधी बोलते हैं, जो कि गलत है।
इट्स MENEKA। इसका मतलब कुछ होता है? मनेका शब्द अच्छा, है, उनका अब चूंकि नाम। लोग मेनका शब्द बहुत प्रचलित सुना है हुआ है। विश्वामित्र वाले संदर्भ में, तो लोग उनको मेनका बोलते रहते हैं, लेकिन उनका जो नाम सही मनेका है, है। हाँ मनेका नाम है। मॉडलिंग क्या करती थी सब जानते हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको वो इश्तेहार देखेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। बहुत सारे प्रसंग हैं जो लिखे गए कैसे संजय गांधी से उनकी एक पार्टी में मुलाकात होती है और उनको नहीं पता था कि संजय कौन है ना। फिर उनका विवाह होता है, इनके पिताजी फौज में थे, है ना, और माताजी बहुत सक्रिय रहीं मनेका के गांधी परिवार में आने के बाद। और बाद में 80 के दशक में संजय की मृत्यु के बाद किस तरह से इनको परिवार से बाहर आना पड़ता है, खुशवंत सिंह ने उस पर बड़े विस्तार से लिखा। और इनफैक्ट जब खुशवंत सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस प्रसंग का जिक्र किया तो मनेका कोर्ट भी गई थी। अच्छा। तो ऐसी हाँ एक लंबी कहानी है। और देखिए अभी न्यूज़ क्लिक पर ईडी की रेड चल रही है। प्रवीर पुरकायस्थ उसको चलाते हैं, है ना, चलाने वालों में से एक हैं। प्रवीर पुरकायस्थ JNU में पढ़ते थे। JNU में मनेका गांधी भी पढ़ती थी। मनेका गांधी आई, काले रंग की एम्बेसडर में बैठ के आती थी, और उस दिन प्रोटेस्ट हो रहा था, हड़ताल हो रही थी केंद्र सरकार के खिलाफ। DP त्रिपाठी जो बाद में NCP से राज्यसभा के सांसद रहे और कमाल के वक्ता, DPT इलाहाबाद की पृष्ठभूमि के, वो उस समय अध्यक्ष थे। तो DPT ने मनेका गांधी से कहा कि मिसेस गांधी, यू आर वन ऑफ अस, यू शुड सपोर्ट दिस प्रोटेस्ट। तो वो गुस्सा आ गई, बोली तुम जानते नहीं कौन हो। और थोड़ी देर बाद पुलिस बल वहाँ पर पहुँचता है। यहाँ के बड़े एक चर्चित, कई लोगों की नज़र में कुख्यात, इमरजेंसी में अपने कारनामों की वजह से अधिकारी थे, भिंडर, उनके नेतृत्व में। और वो कन्फ्यूजन हो जाता है तो वो प्रवीर पुरकायस्थ को उठा के ले जाती है पुलिस। रॉन्ग आइडेंटिटी, वहाँ जाके होता है कि अरे ये नहीं वो था, वो नहीं ये था, और वही प्रवीर पुरकायस्थ फिर से चर्चा में है। तो ये बड़े लंबे इतिहास हैं, मनेका, मेनका और गांधी परिवार की बहुओं के इतिहास। नेता नगरी की शुरुआत आज भूल सुधार से। पिछली बार जब 5 फरवरी के दिन नेता नगरी की रिकॉर्डिंग हो रही थी और उसके बाद फिर उसमें हमने कश्मीर सॉलिडारिटी डे का जिक्र किया था, तो उस चीज़ को लेकर के आपने पूछा था कि 5 तारीख कहाँ से आती है, ठीक है, और फिर उसमें KP का एक जिक्र था। तो इन सारी चीज़ों का वो क्लटर में दूर करने के लिए फिर से नोट्स बना के लेकर आया हूँ। शाबाश। होता क्या है, हाँ, तो एक एक करके चलते हैं। कश्मीर सॉलिडारिटी डे, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मनाया कब्जे वाले कश्मीर, वो पूरे पाकिस्तान में मनाते हैं और वो उसको तो एक इंटरनेशनल इवेंट की तरह बनाते हैं। लेकिन वो उसका संबंध वहाँ से है और ये एक पाकिस्तानी आइडिया है। लाया कौन था? काजी हुसैन अहमद नाम के क्लरिक हुए थे वहाँ पे, जमाती इस्लामी के लीडर थे ये। और 1990 में उन्होंने इस डिमांड को एकदम फोरफ्रंट पे रखा। और हो क्या रहा था, अब KPK का जिक्र कहाँ से आता है, वो एक कर्सरी लुक था जहाँ से मुझको याद रह गया। KPK की पैदाइश थी इनकी, वहाँ पे एक नौशेरा है। KPK मतलब खैबर पख्तूनवा वाला, खैबर पख्तूनवा की इनकी पैदाइश है और वहाँ पे भी एक नौशेरा ज़िला पड़ता है पेशावर डिवीज़न में, और ये वहाँ से हैं। और ये इनकी जो शुरुआती पॉलिटिक्स, इनकी पढ़ाई और इनकी जो शुरुआती पॉलिटिक्स है वो भी KPK में होती है। और जमात इस्लामी के की KPK ब्रांच के ही अमीर बनते हैं, जिसको हम भारत के हिसाब से अध्यक्ष कह लेंगे, है ना। तो और कश्मीर से कैसे जुड़ गए आके फिर ये अब धीरे धीरे ये जमात इस्लामी में भी ऊपर जा रहे हैं। और जमात इस्लामी, जैसा हम जानते हैं कि कश्मीर को लेकर के 3 विचार हैं, ठीक है। एक हम जो कहते हैं कि कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है और डेमोक्रेसी वगैरह वगैरह जो ये हम कहते हैं, ठीक है। दूसरा फिर एक है जो कश्मीरी सेपरेटिज्म है, JKLF टाइप के जो JKLF है, और वो उसमें तमाम सारे लोग आ जाते हैं, जो कश्मीरियत को आगे रख के बात करते हैं। हाँ, वो ये कहते हैं कि कश्मीर को एक स्वतंत्र देश होना चाहिए। फिर एक तीसरा फैक्शन आता है जमात इस्लामी, वहाँ भी इस्लाम वाला जो कह सकते हैं, तो वो ये कहते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो जमात इस्लामी बहुत लंबे टाइम से इस कॉज को आगे बढ़ाया हुआ था। और जमात इस्लामी ले लीजिए और कश्मीर के कई और इवन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, उनका प्रॉब्लम सिर्फ कश्मीर को लेकर के या इंडियन सब कॉन्टिनेंट को लेकर नहीं, वो पैन इस्लाम टाइप की बात करते हैं। तो वो एक अलग दुनिया है। फिर उनको क्या लगता है कि जो IS जो वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाह रहा है वही सही है? IS में न्यूसेंस वैल्यू के अलावा कुछ नहीं था। ये जो पैन इस्लामिज्म वाली है वहाँ पे थोड़ी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। एनीवेज, वो यहाँ मुद्दा नहीं है। हुआ क्या कि जब काजी हुसैन अहमद जमात इस्लामी में काफ़ी सीनियर हो गए, तो उन्होंने 90 में कहा, और उस टाइम भुट्टो PM होती थी, कि कश्मीर सॉलिडारिटी डे होना चाहिए और इसको हम मनाएंगे।
अब जाते जाते, अब उस टाइम पे दो लीडर्स थे, एक भुट्टो अपनी गद्दी बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर भी कई तरह के चार्जेस थे, अगस्त में उनकी गद्दी चली जाती है, 90 की बात है। और सीएम पंजाब थे उस टाइम पे नवाज शरीफ, और उनको था कि अगर ये भुट्टो को मैं अनसीट होती हैं या हम कर लेते हैं, जैसे भी हो जाता है, तो एक वो क्लेमेंट टू पावर थे, उन्होंने फिर अब जब ये डिमांड आई तो दोनों ने कहा कि नहीं नहीं होना चाहिए, कश्मीर सॉलिडारिटी डे तो होना चाहिए। और भुट्टो जाती हैं, नवाज शरीफ आते हैं, जमात इस्लामी के साथ गवर्नमेंट बनाते हैं, और फिर वो कश्मीर सॉलिडारिटी डे रखेंगे, और उस दिन हम एक दिन की स्ट्राइक करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली ये है कि जिसको भी इस्लामाबाद में बैठ के देश पर शासन करना है तो उसको आर्मी के प्रेशर में, खुफिया एजेंसी के प्रेशर में, और जो वहाँ के इस्लामिक कट्टरपंथी हैं उनके प्रेशर में वो सॉलिडारिटी दिखानी है। अब फिर हुआ ये कि, और 5 तारीख जो आई, 5 फरवरी 1991 का दिन जब आता है, तो रावलपिंडी में ये एक बहुत बड़ी रैली निकालते हैं काजी हुसैन अहमद, माफ कीजिए। और काजी अहमद हुसैन का ये तरीका था, जमात इस्लामी को जाना जाता है इसके लिए ग्रैंड रैलीज, लॉन्ग मार्च, है ना, संख्या में ये सत्ता को चुनौती देते हैं और अपने कॉज की बात करते हैं। और जून 1990 में ये पूरी दुनिया का टूर कर रहे थे, मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहाँ जा करके इसकी बात कर रहे थे, और फिर वो वहाँ से वापस देश लौटते हैं और ये बात करते हैं, और 5 फरवरी 1991 को वो पहली बार कश्मीर सॉलिडारिटी डे आता है। ये जानकारी मैंने यूएनएचसीआर की वेबसाइट से लिया है। अच्छा। तो 5 तारीख क्यों थी स्पेसिफिक, ये मैं आज भी नहीं पता लगा पाया। मुझको एक ये मिला कि 5 फरवरी 1984 को ये हुआ था कि बलूचिस्तान छोड़कर के पाकिस्तान की सारी स्टूडेंट यूनियंस बैन होती हैं, और तो ये एक मुझको ही मतलब उसका इससे कनेक्शन नहीं, इससे मैं सीधा कनेक्शन मैं नहीं जोड़ पाया कि 5 फरवरी जमात इस्लामी के दिमाग में क्यों आया होगा कश्मीर सॉलिडारिटी को लेकर के, लेकिन ये उसका इतिहास है, और है ना, और केपीके की भी वही बात आती है। और ये इन्होंने ज्ञानवर्धन किया, बाद में इन्होंने भुट्टो को फिर एक और बार अनसीट किया, मतलब ये काफी सारे मूवमेंट से जुड़े रहे काजी हुसैन अहमद, और फिर 2013 में या 12 में शायद उनका देहांत होता है। तो ये है कश्मीर सॉलिडारिटी। एक और आए थे कनाडा से लॉन्ग मार्च करने के लिए, इमरान खान से पहले, उनके भी खूब चर्चे थे मौलवी साहब के। चलिए नेता नगरी को आगे बढ़ाते हैं। भाई साहब आपकी बात पूरी हो गई? बात पूरी हो गई। चलिए देखिए, विनम्र लड़का है। आप में से कई लोग क्या क्या लिखते हैं आके कमेंट बॉक्स में। आज हमने एक सवाल भी लिया है, तुम्हारी विचारधारा को लेकर लोगों में बड़ी उत्सुकता है, तो उनको भी जवाब दीजिएगा, हमको भी पता चल जाएगा भाई तुम्हारी कुछ स्थिर विचारधारा है, क्योंकि जुगुप्सा है, उत्सुकता नहीं है। क्या बात है, अच्छा, एक बढ़िया आपने प्रांजल शब्द इस्तेमाल किया। नेता नगरी को आगे बढ़ाते हैं। नेता नगरी में आज के एपिसोड में 2 विषयों पर विस्तार से बात होगी। देश की संसद में जो चर्चाएं हो रही हैं उन पर बात होगी, अलग अलग प्रसंगों को लेकर, और उसके अलावा बंगाल का जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी के पहले प्रसंग में बात होगी विस्तार से संसद में हो रही सब चर्चाओं की। ये चर्चाएं कृषि कानूनों पर हो रही हैं, ये चर्चाएं चीन के साथ डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस पर हो रही हैं, बजट पर हो रही हैं, और अपनी अपनी सियासत पर। और इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वो वरिष्ठ पत्रकार, कई दशकों का अनुभव रखने वाले, जिनका इस शो की शुरुआत से ठीक पहले मुझे एक आप्त प्रवचन मिला कि ये विजिटिंग कार्ड वाले पर्चे तक महदूद मत रहिए, क्योंकि खलीते में कितना है इससे वजन तय होता है। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका राहुल श्रीवास्तव जी, इंडिया टुडे ग्रुप के जो प्रतिष्ठान है उसके नेशनल एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, यही सही है ना सर? नेशनल अफेयर्स। साहब ऐसा है कि शब्द को पोस्टमार्टम की टेबल पे रखोगे ना तो जीभ भर खिंच जाता है। कैसे हैं आप? बहुत व्यस्त होंगे, संसद चल रही है, दोनों सदन। जी व्यस्तता तो है, और खासकर ये कि सौरभ की कोविड के चलते जो पार्लियामेंट का नया स्वरूप है पिछले सेशन से दिखा है कि सुबह की बैठक राज्यसभा की होती है, शाम एक गैप के बाद जिसमें सैनिटाइजेशन होता है, उसके बाद लोकसभा बैठती है, 3 अलग जगह पे सांसद बैठते हैं, एक हॉल के, लोकसभा, राज्यसभा और गैलरी। उससे वो जो एक लोक पार्लियामेंट के सेशन की रंगत हुआ करती थी वो थोड़ी थोड़ी बदली सी है, यानी इसमें वो मजा नहीं जो पहले हुआ करता था। मगर हाँ, अगर आप कहिए कि राजनीतिक डेवलपमेंट, तो देखिए एक इस्तीफा 1991 में चंद्रशेखर साहब ने सुनाया था, राजीव गांधी आर्म ट्विस्टिंग कर रहे थे उनकी, कि 2 हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल
उन पे खुफिया नजर रखे हैं, तो उस पे चंद्रशेखर ने अपने इस्तीफे की घोषणा की थी पार्लियामेंट में। आज टीएमसी के दिनेश त्रिवेदी को बड़ी घुटन महसूस हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं राज्यसभा में अपनी कुर्सी से, और सुना है कि वो खुली हवा की तलाश में किसी और पार्टी में जा सकते हैं। मौसम बदल रहा है, फूलों के खिलने का मौसम आ रहा है, ऐसा किसी कवि ने कहा था। ये बताइए, आपने बंगाल का जिक्र किया, दिनेश त्रिवेदी जी का जिक्र किया, दो स्पीच जो ये सत्र चल रहा है, बंगाल की ही पहले बात कर लेते हैं, उनकी खूब चर्चा हो रही है। एक महुआ मोइत्रा की स्पीच और दूसरी दिनेश त्रिवेदी की स्पीच। क्या पॉलिटिकल इक्वेशन नजर आई आपको सदन में इन दोनों की स्पीचेस के कंटेक्स्ट में, और इनका इंपैक्ट कैसा दिखा? देखिए सौरभ, मैं इस सेशन को थोड़ा सा इन दो स्पीचेस से थोड़ा ज्यादा कैनवस बड़ा करूंगा। एक स्पीच हुई नरेंद्र सिंह तोमर की, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस खून से खेती करती है। एक प्रधानमंत्री के आंसू दिखे गुलाम नबी आजाद को लेके। तो देखिए, राजनीति में एक बात कही गई है जो कि मार्टिन लूथर किंग ने बड़ी पते की बात कही थी कि ब्लड एलोन मूव्स द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। अब मार्टिन लूथर किंग की उस बात को लीजिए तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून की राजनीति राहुल गांधी ने कहा। खून का बड़ा महत्व है, ये जब उठा है तब तक कुछ ना कुछ बवंडर उठा है। उसके बाद आंसू दिखे प्रधानमंत्री के भी और गुलाम नबी के भी। तो उस पे गालिब साहब बहुत बढ़िया अर्ज कर गए हैं कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो लहू क्या है। जी, तो क्या है कि ये सेशन जो है वो लहू से आंसू का एक सफर तय कर चुका है। राहुल जी, हम इन सब सेशन प्रसंगों पर आएंगे, प्रधानमंत्री के आंसू, गुलाम नबी आजाद, लेकिन चूंकि दिनेश त्रिवेदी का जिक्र हो आया, इसलिए पहले मैंने बंगाल का सवाल उछाल दिया। महुआ मोइत्रा और दिनेश त्रिवेदी की स्पीच, क्योंकि बंगाल तो रणभूमि बना हुआ है, लगातार बयान आ रहे हैं अमित शाह के और ममता बनर्जी के। जी देखिए, जो दिनेश त्रिवेदी का भाषण है, दिनेश त्रिवेदी के भाषण से एक बात ये तय है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज की तैयारी थी कि देखिए, तृणमूल कांग्रेस छोटा दल है कांग्रेस से लोकसभा में, राज्यसभा में भी, लेकिन एक बात मैंने देखी है पिछले 2014 से कि तृणमूल कांग्रेस एक एग्रेसिव ऑपोजिशन के तौर पे उभरा है। वो कई मामलों पे देखिए, खासकर डिमोनेटाइजेशन पे सबसे पहली आवाज जो उठाई वो ममता बनर्जी ने उठाई और लोकसभा में खुले में विरोध किया। कांग्रेस उसके बाद पीछे आई। मैंने देखा है कि तमाम मुद्दों पे तृणमूल कांग्रेस एक प्रिंसिपल एजिटेटर की तरह उठती है सरकार के खिलाफ, और उसके बाद बड़ी ऑपोजिशन पार्टी जैसे कांग्रेस है वो उसके पीछे। और इसी चीज था कि बजट के दौरान जहां सरकार हमले झेल रही थी, इससे पहले मोशन ऑफ थैंक्स पे बाइडेन की स्पीच का, वहां एक सिर्फ तृणमूल को ही नहीं, अपोजिशन को सेटबैक दिया। बीजेपी ने रणनीति बना करके अगर दिनेश त्रिवेदी तृणमूल जाते हैं तो उन्होंने अपना इस्तीफा सदन में घोषित किया और कहा कि मैं बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूं मगर सफोकेशन है। दूसरी तरफ से अगर नेशनल डिस्कोर्स को देखा जाए तो उनका कहना था महुआ मोइत्रा को कि एक रेवोल्यूशनरी एक्ट होगा। वो सब जो बयानात हुए हैं, मैं कहूंगा कि पार्लियामेंट हमेशा एक तरह का राजनीतिक अखाड़ा रही है, और खासकर रीजनल पार्टियां जब से उठी हैं तब से क्या है कि बटन कहीं और दबता है और हलचल यहां होती है। एक समय पे आपको याद होगा कि जयललिता कहा जाता था कि चेन्नई में पोएस गार्डन में बटन दबाती हैं और इधर सरकारें गिर जाती हैं। तो ये जो एक पॉलिटिकल क्रम है, राजनीतिक दलों का जो दबदबा है लोकतंत्र में, वो आज भी मैं कहूंगा कि वो बरकरार है। और बीजेपी के मेन चैलेंजर जो हैं वो आज की तारीख में अभी भी देखिए तो ये रीजनल पार्टियां हैं जिनको हराना बीजेपी के लिए उनके समीकरण तोड़ना आज भी मुश्किल साबित हो रहा है। भले ही यूपी में समाजवादी पार्टी और बसपा का समीकरण उन्होंने तोड़ लिया हो, लेकिन उड़ीसा देखिए, बंगाल देखिए, आंध्रा देखिए, तेलंगाना देखिए, रीजनल पार्टियां अभी भी दबदबा रखती है अपने क्षेत्र में, और वो पार्लियामेंट में भी सरकार के लिए मुश्किल का सबब है। सर, अब आ जाते हैं पीएम के दोनों स्पीचेस पे। एक वो राज्यसभा में करते हैं और उसके बाद दूसरा वो लोकसभा में करते हैं। जो सारी वो बातें कह रहे हैं, मतलब उसके एकदम निटी ग्रिटीज में जाएंगे तब तो वो खिंच जाएगा। मैं समझना चाहता हूं कि क्या वो
दोनों सदनों में जो उन्होंने कहा उससे वो किसान आंदोलन पे गवर्नमेंट रिस्पांस के बीच एक लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इतना रिलैक्सेशन दे सकता हूं, उससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूं, चाहे उन्होंने जिन भी शब्दों में ये कहा हो। देखिए, बाहर बोले गए बयान और प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट में बोला गया बयान दो अलग मायने रखता है। प्रधानमंत्री जब हाउस में बोल रहे थे कि एमएसपी रहेगी, पुरानी व्यवस्था रहेगी, सिर्फ एक नई व्यवस्था जुड़ी है, वो आश्वासन पार्लियामेंट के फ्लोर पे दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तमाम फॉल्ट लाइंस खोली, वो पार्लियामेंट पे किया। और ये लाइन जो प्रधानमंत्री ने खींची गई कि हम इस परामर्श में और इस विवाद में जितने कदम चल चुके हैं कि 1.5 साल के लिए कानून मुलतवी किए जाएंगे, समिति बात करेगी और अगर उससे बदलने को तैयार नहीं है, ये अब पार्लियामेंट के फ्लोर से तय हो चुका है, किसानों को कन्वे कर दिया जा चुका है। राहुल जी, ये बताइए कि एक चीज थी जिसके बारे में हम अरसे से बात किया करते थे कि भाई आप लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन इस तरह से बात मत करिए कि भाषा की मर्यादा ना रहे और लगे कि दुश्मन बैठे हुए हैं आमने सामने। गुलाम नबी आज़ाद और नरेंद्र मोदी जी के बीच का जो संवाद दिखता है वो हमें पुरानी एनरिच्ड संसदीय परंपराओं की याद दिलाता है, खासतौर पर जो विदाई के भाषणों के दौरान अच्छी अच्छी बातें कही जाती थी। आपको लगता है कि एक फिर से थोड़ा सा कर्टसी रिवाइव होगी इस पहल के बाद दोनों तरफ से? देखिए, अगर आप याद करें तो बशीर बद्र साहब ने कहा है कि दुश्मनी जमकर करो मगर गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शायद एक शर्मिंदा ना हो। हाँ, वो जो एक लिहाज का एक टाइम पे मुझे याद है कि पार्लियामेंट में झड़प हुई नरसिम्हा राव की और अटल बिहारी वाजपेयी की, तो शाम को अटल बिहारी वाजपेयी गाड़ी चला करके नरसिम्हा राव के घर पे पहुंच गए थे। एक बार भैरव सिंह शेखावत ने एक सांसद को डांट लिखा दी हाउस में, तो उन्होंने शाम को उसको खाने पे बुलाया और उसको एक कुर्ता भेंट कर दिया। ये जो लिहाज का एक पर्दा था या लिहाज का वो था, मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के उस दहलीज से निष्कासित कर दिया गया है। अब दुश्मनी इतनी ऐसी हो रही है कि दोबारा अगर सामने मिलेंगे तो आंख मिला के लोग एक दूसरे से नहीं देखेंगे। और खासकर ये दुश्मनी देखिए, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच में तो खासकर ऐसी हो गई है अब कि अब आपस में वो एक दूसरे की आंख में आंख मिला के नहीं देख सकते। क्यों? देखिए, बड़ी मजेदार बात आपको मैं बताऊंगा जो कि शायद खबरों में नहीं आई, कि किसान का मुद्दा जो है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में जम के उठा। विपक्ष का पूरा फोकस उस मामले पे था। प्रधानमंत्री का भाषण जो जवाब हुआ वो भी जम के किसानों के मामले पे था, दोनों हाउसेस में। लेकिन आप देखिए कि राहुल गांधी उसमें नहीं बोले। राहुल गांधी बोले किसानों के मुद्दे पे बजट की स्पीच के दौरान, जिसका बजट से लेना देना नहीं था। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि अगर राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसानों पे बोलते तो प्रधानमंत्री उस पे बोलते और ठनती राहुल गांधी और उनके बीच में। तो राहुल गांधी ने अवॉइड कर लिया कि उस भाषण में ना जाए और वो बजट में बोलेंगे, उसमें प्रधानमंत्री बोलते नहीं है। तो देखिए, आपस में ये हालत आ गई है अब कि वो एक दूसरे से कतराते हैं कि सामना सामना ना हो जाए। और मैं ये कहूंगा कि गुलाम नबी आजाद जो है, हिंदुस्तान पॉलिटिक्स जो है उसके लास्ट ऑफ द ग्रेसफुल चैप्टर थे कि वो ऐसे आदमी थे कि जिनके साथ आपको तमाम ऐसे एपिसोड मिल जाएंगे कि गुलाम नबी आजाद, मैं ये बताऊंगा कि आपको, जब गुलाम नबी आजाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, वो अरुण जेटली के कमरे में बैठना था उनको, क्योंकि उनसे पहले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अरुण जेटली थे। तो दोनों के बीच में इतनी दोस्ती कि अरुण जेटली जी अपने लिए कुछ स्पेशल कुर्सी और फर्नीचर जो लाए थे, जो उन्होंने ला के रखा था, वो बैठते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं ले जाऊंगा क्योंकि इस पे गुलाम नबी जी आके बैठेंगे। दोनों के बीच में कमरों में बातचीत होती थी। गुलाम नबी आजाद कमरों में जाके बैठ जाते थे, अरुण जेटली उनके कमरे में चले जाते थे। ये कुछ चैप्टर्स हैं सौरभ, जो हिंदुस्तान की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट में बहुत देखे गए। मेरे ख्याल से जो वो जेस्चर था प्रधानमंत्री का और गुलाम नबी आजाद का, वो अगर आप देखिएगा तो कुछ दिनों में रेयर होने वाला है। मैंने इस हाउस के अंदर लोगों को आंसू बहाते हुए बहुत समय बाद देखा। खून खींच लेने की बात जरूर होती देखी है पिछले कुछ सालों में। अच्छा राहुल जी, मैं प्रधानमंत्री के भाषण पर ही आता हूं।
मोटा माटी दो तीन चीज़ें मुझे अपनी सीमित समझ के दायरे में समझ आई। एक तो बजट को लेकर कुछ विद्वान कह रहे हैं अच्छा है, कुछ कह रहे हैं औसत है, कुछ कह रहे हैं खराब है, लेकिन एक जो पैमाना बजट कैसा है मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से देखा जाए शेयर बाजार का, तो वो लगातार बढ़त पर रहा और वहाँ से बड़े पॉजिटिव सेंटीमेंट आए। उसके बाद लोगों ने ये भी रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री ने पहली बार, देश के किसी प्रधानमंत्री ने खुलकर डिफेंड किया प्राइवेट सेक्टर को, उनको डेमोनाइज करना बंद करिए आप लोग, कि हर चीज़ में ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं गलत है, ये फलाने उद्योगपति गलत हैं, ढिकाने उद्योगपति गलत हैं। कई लोगों ने कहा कि ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से खासतौर पर सदन के अंदर एक बड़ा शिफ्ट है, और राहुल 2014 के बाद से जो आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, सूट बूट की सरकार, बजट पर चर्चा में भी उन्होंने हम दो हमारे दो कहा, तो उसको बिल्कुल फ्रंटल अटैक उस पर नरेंद्र मोदी ने किया। हाउ डू यू लुक एट इट? सौरभ, ये बहुत अहम सवाल उठाया है आपने। मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसका सबसे टेलिंग इवेंट था। मनमोहन सिंह जी ने जो 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बताया शुरू किया नरसिम्हा राव के अंडर, उसमें प्राइवेट सेक्टर और प्रॉफिट जो है मुनाफा, वो एक प्रथा थी हिंदुस्तान में, वो एक गाली माना जाता था। और वो मनमोहन सिंह ने एक ऐसा कल्चर शुरू किया जिसके अंदर एडम स्मिथ की जो वेल्थ ऑफ नेशन से ट्रिकल डाउन थ्योरी थी कि जब ऊपर कोई कमाएगा तो नीचे तक लाभ आएगा, उस ट्रिकल डाउन किया दोबारा करके मनमोहन सिंह ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट कर सकता, देश कुछ नहीं कर। ये एक यूएसएसआर का फॉर्मूला हुआ करता था जो कि स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द सेंटर कांग्रेस हिंदुस्तान में लाई थी, जिसके तहत हर चीज सरकार करती थी, यहां तक कि सुपर बाजार तक चलाती थी जिसमें आप सौदा सुल्फ जाके खरीदते। ये है मनमोहन लैंड एक्विजिशन बिल आया, उस टाइम पे राहुल गांधी ने एक बहुत सक्षम जो जुमला फेंका था, उससे सरकार को चोट लगी, ये सूट बूट की सरकार। और उसके बाद से सरकार की आप देखिए जितनी पॉलिसियां आई, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान भारत, उसका एक गरीब फोकस था। यहां तक कि अगर 20,000 करोड़ की सड़क भी सरकार कैबिनेट डिसाइड करती थी, तो उसके बाद में कैबिनेट ब्रीफिंग में सरकार कहती थी कि प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ का है, मगर इसमें इतने हजार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, गरीब आदमी को नौकरी मिलेगी, ये उसका असर था। और राहुल गांधी ने आप देखिए डिमोनेटाइजेशन में जुमला शुरू किया कि 15 अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों के लिए सरकार ये सब कर रही है, ये आपने देखा होगा किया। उसके बाद रफाल में अनिल अंबानी से दोस्ती, और उसके बाद उनका ये आया है अभी लेटेस्ट, हम दो हमारे दो, यानी नरेंद्र मोदी, आशय ये है नरेंद्र मोदी अमित शाह, और इधर अनिल अडानी और अंबानी, ये उनका आशय है। लेकिन प्रधानमंत्री ने शायद एक बोल्डनेस का परिचय दिया है। देखिए इस बजट के बारे में अगर देखिए तो बजट बहुत अच्छा नहीं है, आप कह सकते बहुत खराब इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को लगता था कि कोविड के चलते जो मंदी आई है उसके कारण बहुत सारे कर, बहुत सारी बंदिशें और बहुत सारे बोझ आने वाले हैं। ये बोझ का ना आना जो है वो मेरे ख्याल से लोगों को लिए एक रिलीफ बना और उन्होंने इस बजट का स्वागत किया। इसी कारण से जो पॉजिटिव सेंटिमेंट था, वहां कहीं नरेंद्र मोदी ने एक बहुत पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली शार्प चाल चली है। जब उन्होंने ओपनली प्राइवेट सेक्टर को बैक किया तो उनको लगा कि एक पॉलिटिकल क्लाइमेट खराब नहीं होनी, इकोनॉमिक क्लाइमेट खराब नहीं होने चाहिए, और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ओपनली जाके बैक किया। उनको पता है कि इसका एक इकोनॉमिक डिविडेंड भी होगा और इसका एक पॉलिटिकल डिविडेंड भी होगा। देखिए अगर प्राइवेट सेक्टर को आप डिफेंड कर रहे हैं और शेयर मार्केट उस बयान के चलते अच्छा चलता है, तो शेयर मार्केट में पैसा सिर्फ अडानी, गोयनकाज और तमाम लोगों का नहीं लगा, उसमें आम आदमी का भी पैसा लगा है, और ये पॉजिटिव सेंटिमेंट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो ये एक प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल कंपल्जन भी था। इसमें एक और मैं पॉलिटिकल जो मैं बात लिखना चाहूंगा किसी दिन। देखिए पिछले कुछ सालों में कांग्रेस पार्टी की एक प्रॉब्लम रही है, किसी टाइम में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम में एनएसी नहीं हुआ करती थी। एनएसी एक सेपरेट एंटिटी आई जो कि पॉलिटिको इकोनॉमिक एडवाइस देने लगी, और अभी कुछ समय में देखिए तो कांग्रेस के नेता
बहुत सारे एक ऐसे स्ट्राइडेंट मूव करते हैं जिसको बीजेपी भुनाती रही है। जैसे जेएनयू चले गए राहुल गांधी, तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस फ्रिंज से के साथ बैठ रही है। अब ये जो बयानबाजी है राहुल गांधी की प्राइवेट सेक्टर को अटैक करते हुए, अडानी उद्योगपति का साथ, ये देखिए कहीं पॉलिसी बहुत कांग्रेस कितनी दूर तक जो मनमोहन सिंह ने रास्ता खोला था उस रास्ते को मिटाती जा रही है। ये कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि कितनी दूर तक वो इस लाइन को लेकर के जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर का हवा बनाएंगे, कॉर्पोरेट्स को लानत भेजेंगे। ये एक पॉलिटिको इकोनॉमिक लाइन होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कांग्रेस हमेशा विपक्ष में रहेगी, कभी ना कभी वो सत्ता में आ सकती है। सर एक और चीज, पीएम के ही भाषण में प्राइवेटाइजेशन के अलावा जो वो चीज सुधारों को लेकर, रिफॉर्म्स को लेकर कहते हैं, उसको ऐसे कंप्रेस हम कर सकते हैं कि सुधार तो करने पड़ेंगे, हो सकता है किसी को पसंद आए किसी को ना पसंद आए। उसे लेकर के हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट बिल्कुल हेलबेंट है कि कुछ और बिग बैंग रिफॉर्म्स वो आने वाले सेशंस में ही ला सकते हैं। मैं क्यों ये सवाल अभी पूछ रहा हूं, क्योंकि जब ये 2 बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात बजट में हुई है तो मार्च में बैंकिंग यूनियंस ने पहली हड़ताल की घोषणा कर दी है। तो क्या सरकार ने वो फिगर आउट कर लिया है मैथ कि वो किसी भी चीज से डील कर लेंगे, अभी उनको इसी डायरेक्शन में जाना है? देखिए, मेरे ख्याल से सरकारें पॉलिटिकली कहती हैं, इकोनॉमिकली कहती हैं कि रिफॉर्म होंगे, मगर ऐसा नहीं है कि वो उसके एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट से को बिल्कुल नजरअंदाज करती हैं। वो कहीं ना कहीं उसको नजर में जरूर रखती हैं। देखिए, लैंड एक्विजिशन बिल एक खास क्लासिक एग्जांपल है कि सरकार ने बिल लाई लेकिन देखा कि नाराजगी है तो उसको ठंडे बस्ते में डाल गई। आप देखिए, पिछले 6 सालों से एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है। 2019 के चुनाव से कुछ महीना पहले ऐसा एक वक्त आया था कि एक तैयारी वर्चुअली तैयार थी, एक ट्रांजैक्शन एंटिटी भी तैयार हो गई थी एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के लिए, लेकिन सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल लिया क्योंकि उसको पता था कि एयर इंडिया एक राष्ट्रीय प्रतीक है। उसका प्राइवेटाइजेशन चुनाव से पहले एक आक्षेप की बारात लाएगा कि सरकार देखिए देश के नगीने बेच रही है। सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और चुनाव होने के बाद में उस दोबारा शुरू किया गया। सिमिलरली फार्म लॉज, क्या सरकार ने बातचीत अगर रिफॉर्म की इतनी प्रिय थी तो वो 9 अमेंडमेंट क्यों दिए? 1.5 साल के लिए कानूनों को मुलतवी करने की बात क्यों की? तो रिफॉर्म सरकार करना चाहती है, मगर ऐसा नहीं है कि उसने अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल कड़ी कर ली और कहा कि ऐसा ही होगा, आप कुछ जाके कर लीजिए। तो ऐसे ही बैंकों कहीं ना कहीं अगर सरकार को लगेगा कि उसका एक पॉलिटिकल इंपैक्ट है। देखिए, 2 बैंकों के नाम आ रहे हैं, मैं उसको कहना नहीं चाहूंगा, एक इंश्योरेंस कंपनी का भी नाम आ रहा है, लेकिन बैंक यूनियनों का कितना इंपैक्ट है, सरकार पॉलिटिकल इंपैक्ट गिनेगी। याद रखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक इलेक्शन मशीनरी भी हैं। वो रिफॉर्मिस्ट आप कह सकते हैं कि कई रिफॉर्म करे उन्होंने, लेकिन वो जो इलेक्शन मशीनरी है ना, वो ये भी देखती है कि रिफॉर्म्स कहीं ऐसा ना हो कि वो स्पीड ब्रेकर बन जाए उनकी पॉलिटिकल गाड़ी में। इसलिए मैं ये कहूंगा कि रिफॉर्म करेंगे, मगर कहीं ना कहीं कौन से राजनीतिक झटके आएंगे इस बात का भी मतलब ख्याल वो रखेंगे। कृषि आंदोलन की छांव में रिफॉर्म्स होंगे, ऐसा कह सकते हैं उसे? हौले हौले होंगे। देखिए, देखिए, मैं समझता हूं कि कृषि आंदोलन ने सरकार को एक सबक जरूर सिखा दिया है कि आप जब रिफॉर्म करते हैं तो आप पॉलिटिकल पार्टीज और बहुत सारे ग्रुप्स के स्टैंड को आगे फ्यूचर में फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। सरकार को लगा था कि पिछले 2003 से जब अटल बिहारी वाजपेयी एक मॉडल फार्म लॉ लेके आए थे, तब से एक तरह की सहमति थी, सभी कोशिश कर रहे थे तो सब मान जाएंगे। ये सरकार की मिसकैलकुलेशन थी। अगली बार से अगर कोई सरकार बड़ा बिग, जो कि मैं कहता हूं धरती पलट रिफॉर्म होगा इस सरकार के लिए, वह सरकार का सेंस ऑफ कॉशन आगे से बेटर हो, पिछले बार से बेटर होगा। फार्म लॉज ने ये सबक उसको सिखा दिया है। राहुल जी, फार्म लॉज का जिक्र हो रहा है, इसके इर्द गिर्द की पॉलिटिक्स पर भी बात कर लेते हैं। लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, किस तरह से अब पंजाब में बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं, उसके पहले हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान में। और अब तक जो 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले तक बात थी कि साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के लिए जगह नहीं है मंच पर, उसको बहुत कॉन्शियसली गैर राजनीतिक रखा गया था। अब वो लाइन भी खत्म हो गई है।
राहुल गांधी, सचिन पायलट ये सब पंचायतें कर रहे हैं अपने स्तर पर, जयंत चौधरी, राकेश टिकैत के मंच पर जा रहे हैं और अब वो मिक्स हो गया। क्या आपको लगता है कि इससे सॉल्यूशन का एक रास्ता निकल रहा है? और दूसरी चीज जो कहीं तो खूब जा रही है लेकिन शायद सार्वजनिक रूप से या टीवी पर नहीं, कि सरकार कुछ राहत में भी है कि एपी सेंटर सिंघू बॉर्डर से गाजीपुर बॉर्डर शिफ्ट हो गया और स्पॉटलाइट दर्शन पाल और इस तरह के जो दूसरे किसान नेता थे किसान संघर्ष समिति के, उससे राकेश टिकैत पर आ गई। इट विल बी इजियर टू डील विद देम एंड कन्विंस देम टू कम ऑन द नेगोशिएशन टेबल। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, आरोप एक लेवल पे बहुत महीनों से चल रहे हैं कि राकेश टिकैत जो हैं उनका रवैया सरकार के और फार्म लॉज के प्रति ज्यादा फ्लेक्सिबल है कंपेयर टू जो पंजाब से यूनियनें आई थी। 26 जनवरी के जो वाकयात हुए, जिससे थोड़ा सा एक पूरे फार्म एजिटेशन जो है उसकी क्रेडिबिलिटी पे थोड़ा सा चोट आई। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने भाषण में जो पवित्रता का एलिमेंट उठाया कि टोल प्लाजा कौन तोड़ता है, टेलीकॉम टावर कौन तोड़ता है, यानी बड़े खुल करके प्रधानमंत्री उसकी पवित्रता और प्योरिटी पे सवाल खड़े कर गए। और वो तब हुआ है जब प्रधानमंत्री को पता है कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इस सिस्टम में वीकनेस आ गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 दिन पहले ये जो पूरा एक संयुक्त यूनियन है जो कि जिसमें सारी यूनियन बैठ के बातचीत करती है, उसमें एक मित्तल साहब नेता है जो कि एक अलग यूनियंस के गुट के नेता है, और इन गुटों ने ये बात कही है जो कि अभी खबरों में नहीं आई है कि क्यों ना कुछ अमेंडमेंट्स को लेकर के वापस चल दिया जाए। ये बात अंदर होनी शुरू हो गई है। ऐसे माहौल में सरकार को लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम इस पूरे किले में छेद करने में सक्षम हुए हैं। चूंकि एग्रेशन पंजाब के किसानों की तरफ से ज्यादा था 26 जनवरी को, कहीं पंजाब के नेताओं को डिस्क्रेडिट करने में सरकार सक्षम रही है, एक डिस्कनेक्ट करने में क्रिएट सफल रही है। दूसरा, वो कहीं ना कहीं ये बात देख रही है कि टिकैत साहब को अगर आगे किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके आंसू बहे या तमाम चीजें जो हुई, वो किसानों के मुद्दे को वेस्टर्न यूपी को ज्यादा आसानी से टैकल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसानों का जो यूपी में प्रॉब्लम है सौरभ, वो ज्यादा गन्ने को लेकर के है। गन्ना एमएसपी से नहीं कवर नहीं होता, वो रेम्यूनरेटिव प्राइस सिस्टम से होता है, एफआरपी से तय होता है। अगर सरकार वहां पे गन्ने की प्राइसेस अच्छी अनाउंस कर देती है तो कहीं ज्यादा आसानी होगी उसको आंदोलन को तोड़ने में। इसलिए सरकार ने फोकस शिफ्ट कर दिया है। सरकार ने एक तरफ प्रेशर डाल रही है ज्यादा पंजाब और उधर के किसानों के ऊपर, उनको डिस्क्रेडिट कर रही है उनकी यूनियन को, और दूसरी तरफ वो इधर सिस्टम को प्रॉप कर रही है। सौरभ, उसमें ये भी मैंने जो पिछली बार भी कहा था, टिकैत को प्रॉप करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि नेता टिकैत टिके रहेंगे तो लोकल पार्टी इस कैंपेन में उतनी अच्छी तरह घुस नहीं पाएंगी, वो सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस दे पाएंगी, और उससे पॉलिटिकली जो एक दल जिसको बीजेपी डेसिमेट कर चुकी है, जाटों को जिससे कहा जाता है कि यूपी में हिंदू बना करके, वो खतरा बीजेपी के लिए दोबारा पैदा नहीं होगा। एक आखिरी सवाल मैं राहुल जी और पूछ लेता हूं। उत्तर प्रदेश में अगले बरस चुनाव हैं, आप भी यूपी से आते हैं और हम भी यूपी से आते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर इन घटनाओं का क्या आपको लगता है कि कुछ असर पड़ेगा? मजगर जो फॉर्मूला है, जो पुराना चौधरी साहब का फॉर्मूला था, क्या वो रिवाइव हो सकता है, या वहां पथ के दावेदार इतने हैं? सहारनपुर में प्रियंका गांधी पहुंच रही है, अखिलेश यादव कुछ ट्वीट कर रहे हैं, बसपा कह रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कि वो कंसोलिडेट हो ही नहीं सकता, और बीजेपी भी कमबैक करेगी, बीजेपी भी अपने हिस्से की कोशिशें करेगी। ऐसे में कोई इंपैक्ट दिखता है आपको? देखिए, 2013 के जो चुनाव के जो टाइम से दंगे को लेकर के वेस्टर्न यूपी में स्थिति उत्पन्न हुई, उस स्थिति को बीजेपी एक लेवल पे कॉन्स्टेंटली, जिसे कहते हैं ना, उस सिगड़ी को सुलगाए रखे हुए है। और अगर आप देखिए तो 2019 के चुनावों में भी ये लग रहा था कि जाट वोट जो है वो बीजेपी से छिटक जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक तो जो जाट लीडरशिप है, अजीत सिंह का जो होल्ड है, आई थिंक एक जनरेशनल डाइल्यूशन आता है किसी भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में, वही कांग्रेस झेल रही है, वही
शायद अजीत सिंह भी झेल रहे हैं कि एक समय पे चरण सिंह के बेटे को जाटों ने समर्थन दिया, मगर वो कितने समय तक किसी एक आइडियोलॉजिकल प्लान या तमाम चीजों को लेकर के वो क्या सत्ता के साथ दिखे या जाटों के साथ दिखे, इसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आई। बीजेपी ने अगर आप देखिए जो ये लव जिहाद का कानून जो बना करके जिस तरह आगे चल रही है, इसकी प्रॉब्लम जो है वो वेस्टर्न यूपी में ज्यादा है। तो बीजेपी की एक एक शातिर कहेंगे आप इस मामले में कि बीजेपी जिस कोर इशू को लेकर के जाटों को मैग्नेट घुमा रही थी, उस मैग्नेट को किसी ना किसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दे करके उसको जीवांत रखे हुए है। मैग्नेटिक फील्ड जो है करेगा कि वेस्टर्न यूपी में होगा कि ज्यादातर नदियां जो है यूपी में आती हैं बड़ी, वो इसी रीजन से बह करके यूपी से बाहर जाती है या किसी और बड़ी नदी में विलीन हो जाती हैं। मैं ये कहूंगा कि ये जो पोलराइजेशन का एलिमेंट है, बीजेपी उसको कितने सक्षम तरीके से ऑपरेट करती है, उसमें उसके पास एक फायदा और है कि योगी आदित्यनाथ जो कि चुनाव के बाद गेरुआ पहन करके सीएम ऑफिस में आए थे, वो पिछले 5 सालों में गेरुआ पहने हुए मुख्यमंत्री लेकर के वोट मांगने जाएंगे। वो दो स्थितियां थोड़ी अलग होंगी। इसलिए मैं कहूंगा कि अभी गंगा में बहुत पानी राहुल जी, बहना आप बाकी है उत्तर प्रदेश के लव चुनाव में। जिहाद और पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। जो हमारी ग्राउंड पे लोगों से बात होती है, जो सेंटिमेंट है, इसमें एक चीज़ और क्लब होती है, वो है लॉ एंड ऑर्डर। हम जानते हैं कि दिल्ली में कुछ एक प्रसंगों को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर घेरने की कोशिश होती है उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स के द्वारा। लेकिन आप इन जनरल अगर लोगों से बात करेंगे, खासतौर पे जो बीजेपी का वोट बैंक है उससे बात करेंगे, तो वो लोग भी ये कहते हैं कि इनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल करेंसी यही है कि कानून व्यवस्था। अब उसकी व्याख्या वेस्टर्न यूपी में उस एंगल से भी हो सकती है जिस एंगल का आपने जिक्र किया। एक आखिरी सवाल और, आपके नामा राशि राहुल गांधी और उनकी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी नए सिरे से दौरा करते दिख रहे हैं। प्रियंका तो हालांकि लगातार ही सक्रिय हैं, राहुल कभी कभी सक्रिय होते हैं। अभी वो असम के दौरे पर जा रहे हैं, आज शुक्रवार को वो राजस्थान के दौरे पर थे, संसद में भी नजर आए। प्रियंका गांधी वहाँ संगम में डुबकी लगा रही हैं, उससे पहले किसान पंचायत में थी। आपको लगता है कि आप चूंकि इतने दशक से हैं इस पॉलिटिकल एरेना में एज एन ऑब्जर्वर, कि ये दोनों मिलकर कुछ रिवाइवल कर पाएंगे? सौरभ, मेरे ख्याल से राहुल गांधी चूंकि कांग्रेस के फेस हैं और चूंकि वो गांधी परिवार से हैं, इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस को करना होगा। मेरे ख्याल से राहुल गांधी को ये डिफाइन करना होगा आने वाले पीरियड में दैट व्हाट ही स्टैंड्स फॉर। राहुल गांधी है क्या? ये वोटर, इस देश में वोटर जो है, मान लीजिए वो गेरुआ देख करके मोहित हो गया, तो इस तरह एक भावना जितने नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने सालों की कवायद करके कि भाई मैं हिंदू हूं, वो एक साधव को जाता रहा, कभी बीएसपी को दिया, क्यों? उनको लगा कि बीजेपी को हराने राहुल रिप्रेजेंट करते, किस सेगमेंट के एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कांग्रेस के हाथ से कमान चली गई है। वो रस्से जो थे, चादर के 4 कोने थे, वो कांग्रेस के और डिफाइन कि हम तो वायनाड से राहुल गांधी, रायबरेली से राहुल गांधी वायनाड, तो क्या बहुत सालों से बोलती थी कि हम यूपी के हैं, रायबरेली के हैं, वो बतानी पड़ेगी। आप 15 इस देश के रिसोर्सेज का पहला हक माइनॉरिटीज का है, वहां से आप मस्जिद मठ चले गए, आप मठ और मंदिर चले गए, आप आपने वो यज्ञोपवीत करा लिया और आपने कहा कि मैं तो जनेऊ पहनता हूं, आप संगम में डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, हिंदुत्व अगर आप में जाग रहा है तो आपसे बड़े पादरी बैठे हुए हैं यहां पे, तो आप अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगे वोटरों के सामने कि भाई मैं निरमा बेच रहा हूं या सर्फ बेच रहा हूं या चंपी का तेल बेच रहा हूं? ये कांग्रेस को पहले ये ढूंढना होगा, उसके बाद कहिएगा कि भाई साहब मैं ये बेच रहा हूं। चलिए राहुल श्रीवास्तव जी, इस पूरी बातचीत में जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले प्रसंग की तरफ। बात करेंगे बंगाल, जहां पर विधानसभा चुनाव आसन्न है, और बंगाल पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक और नौजवान साथी प्रशांत मुखर्जी, जो इन दिनों बंगाल के दौरे पर हैं।
ये जानने के लिए कि 10 बरस से सत्ता संभाल रही तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जमीन पर उनका क्या हाल है, क्या है उनकी जमीनी हकीकत। लेकिन फिलहाल जमीन पर जो पॉलिटिकल चेंज हो रहे हैं उनके बारे में प्रशांत से बात करेंगे। प्रशांत, मैं आपकी तरफ वो सवाल तो कतई नहीं उछालूंगा कि बंगाल में कौन जीत रहा है, क्योंकि ये एक वाक्य या एक शब्द का जवाब होता नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि इस वक्त कोलकाता का सियासी तापमान किन फैक्टर्स से चढ़ और उतर रहा है? इस वक्त अगर साफ सीधे तौर पर इसको समझने की जरूरत यह है कि छोटे से छोटा एलिमेंट या छोटे से छोटा समुदाय जो इस वक्त प्रभावित कर रहा है पश्चिम बंगाल के पॉलिटिक्स को, जैसे राजवंशी समुदाय की बात कर लें तो महज 15 से 18 सीटों में इन्फ्लुएंस है। लेकिन उसके लिए बीजेपी ने क्या क्या किया है, वहां पर एक रेजिमेंट बनाने का ऐलान किया गया है कूच बिहार के अंदर। उसका ध्यान असम के लिए भी रखा गया है क्योंकि ग्रेटर कोच की मांग है। पश्चिम बंगाल में 2011 में जब वामफ्रंट की सरकार के खिलाफ राजवंशी समुदाय का गुस्सा आक्रोश था, तब ममता बनर्जी ने इस सेंटिमेंट को हवा दी थी, गोरखालैंड के सेंटिमेंट को भी हवा दी गई थी। बीजेपी इस वक्त ठीक उसी सेंटिमेंट पर एनकैश करते हुए उन्होंने कोई वादा नहीं किया है। ममता बनर्जी ने उनके लिए एक राजभाषा एकेडमी बना दी। वहीं बीजेपी के तरफ उनका जब झुकाव दिखा तो अमित शाह ने रथ यात्रा की जो नॉर्थ बंगाल में शुरुआत की वो कूच बिहार से की। उन्होंने रेजिमेंट बनाने का ऐलान किया। ये एक छोटा सा मुद्दा है, एक था। दूसरा, उधर अगर आप गोरखालैंड की तरफ रुख करेंगे तो वहां बिमल गुरुंग की वापसी होती है टीएमसी के अंदर, लेकिन वहां पर 2-3 खेमे बन जाते हैं। अब उन तीनों खेमे के साथ अमित शाह की मुलाकात राजू बिस्ता करवा रहे हैं। उनके कई नेता अमित शाह के आने से ठीक पहले जुड़े हैं बीजेपी के अंदर। अब नीचे जो गोरखा समुदाय की बात है, ये छोटा सा तबका है मगर वोटों के लिए बहुत जरूरी है। नीचे आते हैं हम ठाकुर नगर में अमित शाह का कल ऐलान देखते हैं कि सीएए कोविड वैक्सीन जब दे दिया जाएगा लोगों को, पूरा फेज खत्म होगा, फिर सीएए लागू किया जाएगा। हम कोविड-19 की वजह से सीएए लागू नहीं कर पाए। क्यों ऐसा कहते हैं अमित शाह? क्योंकि जो ये मतुआ समुदाय है ये करीब करीब 25-30 सीटों को सीधे प्रभावित करता है। इन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया और उस समर्थन के पीछे सीएए एनआरसी एक बड़ा वजह थी उसके पीछे। अब जब अमित शाह इजराइल एम्बेसी में ब्लास्ट होने के बाद वहां नहीं पहुंच पाते हैं, रैली होनी थी उनके अगले दिन, तो वहां पर आनन फानन में कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय पहुंचते हैं और अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहां रैली करते हैं। क्यों करते हैं वो रैली? क्योंकि मतुआ समुदाय में एक प्रचार फैल जाता है और उस प्रचार के पीछे ऐसा बताया जा रहा है कि टीएमसी है कि क्योंकि बीजेपी के पास कहने को सीए पे कुछ नहीं है, इस वजह से अमित शाह नहीं शामिल हुए रैली के अंदर। इस वजह से अमित शाह इस बार वहां डिसाइड करके जाते हैं और ठाकुर नगर से ये ऐलान करते हैं कि सीए कोविड के बाद वो लागू करेंगे। वहीं नड्डा की अगर आप जेपी नड्डा जी की अगर बात करें तो आप नड्डा को देखिए, उनकी रैली को देखिए। वो जो अपना पूरा इलाका है जंगल महल का इलाका, वो वहां रिवॉल्व करते हैं। तो जिस पॉकेट से पता है स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहां से बीजेपी को 2019 में समर्थन मिला था, बीजेपी इस जद्दोजहद में जुटी है कि किसी भी हाल में वहां पर कोई बिखराव वो नहीं चाहते हैं, वो उनको इकट्ठा कर रखना चाहते हैं। प्रशांत, ये तो बीजेपी की रणनीति की बात हो गई। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कौन सी अहम पॉलिसीज हैं, चूंकि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आप जमीनी हकीकत के सिलसिले में बंगाल के दौरे पर हैं, वो कौन सी ममता बनर्जी की पॉलिसीज हैं जो उन्हें पॉलिटिकल फायदा पहुंचा सकती हैं? सबसे बड़ी जो उनकी पॉलिसी है जो उन्हें पॉलिटिकल फायदा पूरे राज्य के अंदर पहुंचा सकती है वो है कन्याश्री और रूपोश्री। इस योजना के बारे में ये उनकी जो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री की पॉलिसी है, जिसके तहत 18 साल की उम्र तक जो लड़कियां आती हैं, जो स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं, उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसके अलावा जब वो हायर एजुकेशन में जाकर शामिल होती हैं तो उन्हें एक पुश्त 25,000 रुपए दिए जाते हैं ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके। शिक्षा को लेकर एक अफर्मेटिव स्कीम है, उस स्कीम जी, और इसके साथ ये भी जोड़ा जाता है ताकि लड़की की शादी जल्दी ना कर दी जाए, उसको पढ़ने का मौका दिया जाए। और रूपोश्री जो स्कीम है वो गरीब परिवारों के लिए है, जहां पर लड़की की शादी पे 25,000 रुपए परिवार को दिया जाता है।
अच्छा। तो ये दोनों स्कीम ममता बनर्जी इसका प्रचार चारों तरफ कर रही हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी स्कीम जिसका बहुत मास रीच है, जो है हेल्थ स्कीम, स्वास्थ्य साथी ममता बनर्जी उसको कहती हैं। ममता बनर्जी की ये स्कीम 5 लाख रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस कवर सभी लोगों के लिए पश्चिम बंगाल के अंदर। पहले इसमें कैप था कि जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए होगी, अब इसमें से कैप हटा दिया गया है और 5 लाख रुपए तक का इलाज एक परिवार करा सकता है साल में। और इसमें प्राइवेट अस्पताल भी कवर्ड है। शर्त इतनी है कि आपके पास दूसरी कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं होनी चाहिए, चाहे सरकारी या गैर सरकारी जैसा भी हो, ये एक शर्त है। और इस स्कीम को लेकर ममता बनर्जी ने खासा प्रचार किया है। हमने खुद जमीनी हकीकत अब हम करेंगे उस के बारे में, लेकिन उससे पहले जब हमने देखा दफ्तरों में तो लंबी लाइनें लगी हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने ढेर सारी सरकारी स्कीमें, जैसे तपोशिली बंधु है, जो ओल्ड एज पेंशन है एससीज कैटेगरी के लोगों के लिए, जय जोहार आदिवासियों के लिए 1,000 रुपए प्रति महीना। इस तरह से और भी उनके खाद्य साथी स्कीम है जहां पर वो अनाज डिस्ट्रीब्यूशन। प्रशांत, आप यहाँ पर वो स्कीम बता रहे हैं जो प्रभावी रही, आपको ग्राउंड पर कोई ऐसी स्कीम भी नजर आई जिसका प्रचार प्रसार तो खूब हुआ लेकिन इंप्लीमेंटेशन, मतलब ऐसी स्कीम जिनको लेके आपको लगता है कि बीजेपी ममता बनर्जी की सरकार को घेरेगी? क्योंकि मैं पिछले दिनों बीजेपी के बड़े नेताओं के भाषण सुन रहा था, तो बार बार प्रधानमंत्री और दूसरे नेता जोर देकर कह रहे थे कि आपको किसान सम्मान निधि नहीं मिली, ममता बनर्जी ने तो आपके बैंक खाते तक नहीं लिए, वो कैसे होगा, हम जैसे ही सरकार में आएंगे आपको इसका लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत को लेकर भी उनका बहुत जोर था। तो वो कौन सी सरकारी स्कीम या सेक्टर है जिन पर आपको लगता है कि विपक्षी दल, चाहे वो भाजपा हो या लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस, वो ममता सरकार को घेर सकते हैं? स्कीम या मोर्चे? हाँ, मोर्चे। देखिए, मोर्चे पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि पश्चिम बंगाल के अंदर सड़कों की बहुत खस्ता हालत है, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत खस्ता हालत है पश्चिम बंगाल के अंदर। माइनॉरिटीज को लेकर, माइनॉरिटी के उत्थान को लेकर अभी भी वो सवाल बना हुआ है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, रंगनाथन मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को वामपंथी सरकार एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन 2016 में अमर्त्य सेन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भी डिसमल सिचुएशन मुस्लिम्स के अंदर दिखाया जाता है। तो जहां हम आज देख रहे हैं कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी इस बात को बार बार बोल रहे हैं जिन्होंने आईएसएफ बनाया है, तो एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि ममता बनर्जी को किस तरह घेरेंगे। आयुष्मान भारत के लिए वो इस वजह से नहीं घेर पाएंगे क्योंकि आयुष्मान भारत के एवज में उन्होंने स्वास्थ्य साथी स्कीम प्रदेश में ऑलरेडी ला दिया है और उसका कवरेज भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, ये करप्शन और ये एक पहले तो चीट फंड का करप्शन था, उसके बाद एक सिंडिकेट राज चलाने की बात पश्चिम बंगाल में थी। कट मनी के सवाल पर, करप्शन के सवाल पर, सड़कों के सवाल पर, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, ये प्रमुख मोर्चे हैं जहां पर सीधा हमला हो रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो किसानों का सवाल है वो भी है कि किसानों को फायदा नहीं मिल पाया है और ये इसका इस्तेमाल और ज्यादा हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी सीधे किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के अंदर उसका समर्थन कर रही हैं, बंगाल के रैलियों में इसका इस्तेमाल कहते हुए कह रही है कि वहां पर स्टेट रिप्रेशन का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। तो उसके काउंटर में नरेंद्र मोदी ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी किसानों का बहुत ध्यान रखती है और उन्होंने खर्चे किए हैं और उसका फायदा उन्हें ममता उठाने स्टेट में नहीं दे रही है। तो ये काउंटर वॉर है, बट रियलिटी के जो इश्यूज हैं वो कट मनी, करप्शन, सिंडिकेट राज, सड़कें, ऑफ कोर्स पोलराइजेशन को लेकर सवाल हुआ है कि ममता बनर्जी ने जो स्कीम्स कुछ मुस्लिमों को देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए जाहिर किए थे, उसको अपीसमेंट बताकर बीजेपी सीधे सीधे अटैक कर रही है ममता बनर्जी के ऊपर। प्रशांत, कल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट चल रहा है कोलकाता में और उसमें ममता बनर्जी भी पहुंची और फिर रात को अमित शाह भी आए थे। एक 1.5 घंटे के अंतराल पे दोनों के सेशन थे और दोनों के सेशन में एक नारे को लेकर के बात हुई। दोनों लीडर्स ने अपनी अपनी बात की, जय श्री राम। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या इस तरह की चीज़ें हिस्टोरिकली बंगाल में काम करती हैं या अभी इन चीज़ों को लेकर के कोई ट्रैक्शन है, किसी भी तरह का पोलराइजेशन ऑन लाइंस ऑफ रिलीजन या कास्ट, क्या इस तरह से बंगाल में काम होता है? और जो ये नया लॉजिक इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इन बंगाल पॉलिटिक्स, उसको कितना ट्रैक्शन मिलता देख रहे हैं आप? हाँ, तो जय श्री राम को लेकर पश्चिम बंगाल में जो इस वक्त पूरे हालात हैं
वो हालात ऐसा भी नहीं है कि कंप्लीट पोलराइजेशन हो चुका है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप एक्सेप्टेंस की बात करें तो जहां ममता बनर्जी ये कह रही है कि जय श्री राम इज आउटसाइडर का स्लोगन है, आउटसाइड, हमारे पश्चिम बंगाल में ऐसा होता नहीं है, तो ये बात तो सही है कि इन स्लोगन्स का पॉलिटिकल इस्तेमाल कभी नहीं होता था, मतलब राजनीति से रिलेटेड थी। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर जब हम बिल्कुल एक शोर से बांग्लादेश नॉर्थ की तरफ से ट्रैवल करते हुए कलकत्ता तक आए हैं और काफी जगह भी हम गए, लोगों से बात की, तो उसे एक चीज तो समझ आया है कि लोग इन स्लोगन्स को, एक तबका है जो इसको एक्सेप्ट कर रहा है, उनके लिए जय श्री राम, हरे कृष्ण हरे राम या राधे 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 कृष्ण में उतना फासला नहीं है जितना ममता बनर्जी दावा कर रही है एक सेक्शन का उसमें। यही चीज अमित शाह कल अपने कॉन्क्लेव में भी अमित शाह ने यही कहा कि कोई नारा हमारे चलाने से नहीं चलता है, वो पब्लिक में कितना पॉपुलर है उससे उसकी ये होती है। प्रशांत, आपने आई गेस जरूर राज्यसभा की कार्रवाई का से आई आज का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट था आपने देखा होगा, दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में इस्तीफे का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि घुटन महसूस हो रही है। मैं इस घुटन को भी समझना चाहता हूँ, 1, और 2 मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिनेश त्रिवेदी, जैसा कि कहा जा रहा है कि वो मतलब हवा के साथ बहते हुए वहीं पहुंचेंगे जहां तमाम उनके कॉलीग्स पहुंचे हैं, क्या वैसा होने जा रहा है? उसका ग्राउंड पे कितना असर होगा? क्या सच में एक मास एक्सोडस टीएमसी में चल रहा है जैसा कि दिल्ली में सुनाई आता है, दिखाई देता है? देखिए, एक साफ सीधी सी बात है इसमें, आपको अगर आप गौर करेंगे तो ये जो डिफेक्शंस का दौर शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में, ये दौर ममता बनर्जी की पार्टी ने शुरू किया था, और वो डिफेक्शन सबसे ज्यादा जिस पार्टी से हुए थे वो थी कांग्रेस पार्टी। तृणमूल कांग्रेस नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी थी, और उसी कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर नेता आज बीजेपी में जाके शामिल हो गए हैं। ठीक है, चाहे सौमित्र खान की बात करें, और तृणमूल में भी जो शिफ्ट हुए थे, तो मास एक्सोडस उस तरह से नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह है निखिल, है टीएमसी के अंदर एक बड़ा चेंज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, महुआ मोइत्रा भी जब कहती हैं those who are corrupt the party will chuck them out, ये स्टेटमेंट इतने हल्के में हम नहीं ले सकते। इसका मतलब इतना ही है साफ तौर पर कि टीएमसी में एक बदलाव की प्रक्रिया को लाने की कोशिश करी, क्योंकि ममता बनर्जी को भी 2019 के चुनाव के बाद समझ में आया कि लोग उनके से खफा हैं, उनसे नाराज हैं। तो प्रशांत किशोर के एंट्री से तृणमूल कांग्रेस के अंदर जो उनकी डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप्स को अगर आप देखें तो पूरा फेरबदल कर दिया गया। कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि दो तृणमूल कांग्रेस एग्जिस्ट करती हैं। तो बहुत सारे पुराने लोग, अगर मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट की भाषा बोलूं तो डेडवुड कहा जाता है, उनको पार्टी से किनारा किया जा रहा है, उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। जैसे उत्तर बंगाल के कुछ बिहार में मिहिर गोस्वामी थे, उनको भी इंपॉर्टेंस नहीं मिला, वो जाके बीजेपी में शामिल हो गए। अब देखिए, दिनेश त्रिवेदी होते हैं या नहीं होते हैं अलग सवाल है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट ये है कि जो राजनीतिक फेरबदल चल रहा है ना, जो इंटरनल चर्निंग चल रही है तृणमूल के अंदर, वो लीडरशिप को लेकर भी हो सकती है। मैं बिल्कुल अगर गलत नहीं हूं तो जितना ट्रैवल अभी मैंने बंगाल में किया है और पिछले दिनों किया है, उससे एक चीज तो साफ है कि ममता बनर्जी के साथ साथ कई जगहों पर सिर्फ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की फोटो हमें देखने को मिली है। तो जो ये दावे हैं कि उनको एज सेकेंड लाइन लीडरशिप पेश किया जा रहा है, ये पूरी तरह से गलत नहीं है। इसका खामियाजा टीएमसी को, और जो फेरबदल है इसका खामियाजा टीएमसी को भुगतना पड़ रहा था। मुझे लगता है जो घुटन है ये इसी से जुड़ा हुआ है कि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही है जिस तरह से उनको पहले मिलती। प्रशांत, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं बहुत ही क्रिस्प उसका जवाब रहे। जो ये एक्सोडस है, अगर वो मास एक्सोडस नहीं भी है, लेकिन एक बड़ी संख्या में नेता गए तो हैं, कई एमएलएस गए, क्या ये अपना वोटर बेस भी साथ में ले जाने में सक्षम है? मतलब एक बड़े लीडर को आप अगर शुभेंदु अधिकारी को छोड़ देते हैं तो क्या दूसरे भी इतने बड़े और इतने प्रभावशाली लीडर्स गए हैं टीएमसी से बीजेपी में, या कहीं दूसरी तरफ की टीएमसी को नुकसान उठाना पड़ जाए? इसको आपको इस तरह से समझना पड़ेगा, जो क्रिस्प आप कह रहे थे जवाब, वो क्रिस्प जवाब इतना है कि ये कोई कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है तृणमूल कांग्रेस, ये व्यक्ति विशेष के आधार पर चलती है। और ममता बनर्जी के वेव में कई ऐसे लोग चुनकर आ गए जो कभी पिक्चर में ही नहीं थे, पॉलिटिकल पिक्चर में,
तो वेव पर वो चीजें चली। वैसे ही बीजेपी के एमपीज को लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर नहीं जानते थे 2019 में, लेकिन वहां से बीजेपी के एमपी इलेक्ट होकर आए क्योंकि वो एक वेव चली। तो उस वेव के साथ अगर कोई वेव उस समय नजर आती है इलाके के अंदर, तो उस वेव के साथ ये हो जाएगा। लेकिन किसी पार्टी का वोट बैंक क्या इंडिविजुअल नेता पूरी तरह से डेंट कर देंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है संभव हो पाएगा, भले ही ये कोई कार्डर बेस्ड पार्टी ना हो। प्रशांत, आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल भी अमित शाह के कॉन्क्लेव में जो बातें उन्होंने की और जो तमाम लगातार वो अलग अलग मंचों पे कहते आ रहे हैं कि वो नहीं बनाने जा रहे कैलाश विजयवर्गीय या किसी और नेता को बंगाल का सीएम। बंगाल का सीएम बंगाल से होगा, भूमिपुत्र होगा। क्या बीजेपी में किसी तरह से वो जीरो इन कर पा रहे हैं, एनालिस्ट हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे बीजेपी वाले खुद हों, कि कौन वो लकी गाय और लकी गर्ल हो सकती है बीजेपी में जिनके हाथ बंगाल दिया जा सकता है अगर बीजेपी सक्सेसफुल हो जाती है चुनाव जीतने में? तो देखिए, अगर हम इंटरनल रिपोर्ट्स की बात करें या एकदम पार्टी सूत्रों की बात करें, तो पार्टी टाइट लिप्ड है इस मामले में। अंग्रेजी में टाइट लिप्ड शब्द का इस्तेमाल होता है। पार्टी बिल्कुल टाइट लिप्ड है क्योंकि किसी को अंदाजा ही नहीं है। इट इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज। पॉलिटिकल एनालिस्ट ऐसा मान रहे हैं कि वो बिल्कुल त्रिपुरा की तरह होने वाला है। हालांकि विप्लव देव त्रिपुरा पार्टी के, बीजेपी के अध्यक्ष थे जब चुनाव हो रहा था। तो यहां पर भी दावेदार तो बहुत हैं बीजेपी के अंदर। अब मुकुल रॉय सबसे बड़े दावेदार हैं इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि भले ही दिलीप घोष पुराने नेता रहे हों, भले ही दिलीप घोष असेंबली में जीत कर गए हों, लेकिन जो डिफेक्शंस आप देख रहे हैं, ये सारे डिफेक्शंस जो हुए हैं, ये सारे डिफेक्शंस के पीछे मुकुल रॉय एक सेंट्रल कैरेक्टर है। आप कहीं भी डिफेक्शंस में देखिए, भले दिलीप घोष मौजूद हो ना हो, लेकिन कैलाश वर्गीय के साथ मुकुल रॉय जी जरूर मौजूद होते हैं। तो वो एक बड़े दावेदार हैं, दिलीप घोष बड़े दावेदार हैं, और ऐसे कई और चेहरे हैं जो उभर कर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि समय के साथ ऐलान क्या होता है। अभी कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा है इससे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमसे बात करने का। अब चलते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की ओर। पढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही। इसमें दर्शकों के सवालों के जवाब देने की हम दोनों लोग कोशिश करते हैं। आइए शुरू करें जवाबदेही। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित का सवाल है कि आप दोनों भी फिल्में देखते वक्त रोते हैं? मतलब रोहित रोते हैं, हो सकता है। भी से यही लगता है। लास्ट टाइम कौन सी फिल्मों को देखकर रोए थे आप? बताइए भाई साहब। सब मतलब नॉर्मली आप कोई ऐसी फिल्म देख लें जिसमें थोड़ा जो मूव करती हो, आपको रोना आता ही आता है। लेकिन मुझको पहली फिल्म बहुत अच्छे से याद है, जिसको देख करके, जिसको कहते हैं ना भैं भैं करके अगर मैं रोया हूँ तो, और वो सिनेमा में मैंने देखी थी, माय नेम इज़ खान। और उस टाइम मैं 12th में शायद होता था। तो और वो जब वो एक वो है क्या नाम उनके उनका एक दोस्त जब शाहरुख खान का अपने उस टूर पे निकल गए, अब उनको ढूंढ करके कहीं प्रेसिडेंट को बताना है कि आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो वो बीच उनका बेटा मर गया होता है, मतलब उसका वो एक एक्सीडेंट होता है, क्या कह लीजिए, एक रेसिस्ट अटैक होता है वो। तो जाकर के एक चर्च में एक मेमोरियल सर्विस होती है किसी फौजी की, ठीक है। तो अब उसकी माँ कुछ कहती हैं और फिर वो कहते हैं कि अच्छा आपके यहाँ भी मतलब शौक हुआ है तो आप भी अपने कुछ कह सकते हैं अपने बेटे के लिए। तो वो चीज़ बड़ी मूविंग थी। और फिर उसके बाद फिर मैंने एक बार देख लिया कि नहीं फिल्म में रोना आता है, फिर तो बहुत सारी फिल्मों में रोए हैं। अच्छा, मैं अभी पिछले दिनों जब वर्क फ्रॉम होम वगैरह चल रहा था तो छुट्टी में भी आप कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, तो मैंने कुछ पुरानी फिल्में खूब रिवाइज़ की, कभी खुशी कभी गम और मोहब्बतें टाइप की, और मैं खूब रोया इन सब। मैं बड़ा भावुक आदमी हूँ, तो इन सब फिल्मों को देख के मैं ऐसा आदमी, भाई साहब सुनील शेट्टी की फिल्म थी कृष्णा, मैं उसको देख के भी रोने लगता था जब वो बिल्कुल भावुक होता है। फिर वो कहता है कुबरा सेठ तुमने मेरे बारे में सब बातें जान ली, एक नहीं जानी कि तुम पीटते पीटते थक जाओगे। मैं पिटते पिटते नहीं थक, ऐसे कर। फिर सुनील शेट्टी खड़ा होता है और आखिरी में फिर वो भगवान कृष्ण का एक ऐसे मिरल से बना होता है और उसका चक्र निकाल के गुंडे को मारता है, बड़ा सा चक्र। तो उसको देख के भी मैंने कि यार ये तो अभी अपनी बहन को विदा कर रहा है, इसको पता नहीं कि ये जो विदा करके ले जा रहा है ये गुंडा है, इस तरह की चीज़ें। तो फिल्में देख के तो अपन खूब भावुक होते हैं। लास्ट टाइम कौन सी फिल्मों को देख कर रोए थे, ये भी हो गया। अच्छा, हार्दिक राजपूत का सवाल है, आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई अदर ऑल स्टेट फार्मर्स आर नॉट एग्रेसिवली अगेंस्ट बिल। इसकी मुझे हार्दिक 2-3 वजहें लगती हैं। पहली वजह यह है
कि जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो आर्थिक रूप से सक्षम ज़्यादा हैं और किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए आपको संसाधन चाहिए। ये पहली वजह है। दूसरी वजह है प्रॉक्सिमिटी फैक्टर, कि वो आंदोलन करके यहाँ पर आए और वहाँ एक लंबा कल्चर भी रहा है। किसानों के इर्द गिर्द पॉलिटिक्स घूमती है, चाहे अकाली दल हो चाहे कांग्रेस हो, और हरियाणा में भी ये बात है। इसको मतलब लार्जली प्रेजेंट डोमिनेट सोसाइटी। तीसरी वजह यह है कि कई स्टेट्स में किसान ऐसे हैं जिनको एमएसपी के लाभ और हानि के बारे में नहीं पता है, क्योंकि उनकी एमएसपी से खरीद बहुत कम होती है और वहाँ पर किसान यूनियन भी इतनी बड़ी और संगठित नहीं है। एंड इट टेक्स अ लॉट कि आप अपना सब झोरी झांगरा छोड़ के वहाँ पर आएँ और करें। और कई किसान ऐसे भी होंगे जिनको इन नए कृषि कानूनों से कोई एतराज़ नहीं होगा, तो इस वजह से भी नहीं। तो ये अलग अलग हर जगह की वजह है कि आप पॉलिटिकली किस सेक्शन को कितना मोबिलाइज कर पा रहे हैं और वो मोबिलाइजेशन कहाँ दिख रहा है। क्योंकि ये भी होता है कि लोगों को दिखता है यार ये इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं। कई बार जैसे मोमेंटम बनता है पॉलिटिक्स में किसी धारा का, तो लोग जुड़ते चले जाते हैं यार हाँ कैंडिडेट तो अच्छा जीत नहीं रहा, वोट बेकार होगा, तो कहते नहीं यार जीत रहा, तो अच्छा फिर लगते हैं। तो ये कुछ वजहें हो जाती हैं। और कुछ स्टेट्स के किसान आ भी नहीं पाए यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ से जो चले थे एमपी से, ग्वालियर से, और जो आपका चंबल ग्वालियर आप डिवीजन पकड़ लीजिए, क्योंकि वहाँ से लॉन्ग मार्चेस का इतिहास है, वहाँ इस तरह का माहौल है, तो उनको पलवल में रोका गया, वो पहुंच नहीं पाए दिल्ली बॉर्डर तक के। तो इस तरह की भी चीजें हुई। यूपी में भी इस तरह के हमने मतलब इसका कोई एक फिक्स आंसर कोई एक फिक्स आंसर नहीं है। बहुत जगह से वो चलना चाह रहे थे, वो नहीं चल पाए, नहीं आ पाए, वो भी मामला है। जैसे मैं जिस ज़िले से आता हूँ वहाँ पे कभी हमने कोई ऐसा बड़ा किसान आंदोलन नहीं, सिंचाई के साधनों की कमी है, पानी मिलता है, बम्बा चलता है, खेती होती है 1 सीज़न 2 सीज़न, सब अपनी फसलें मंडी में जाके बेचते हैं, जितना एमएसपी में बिक जाए, नहीं तो खुली मंडी में बेचते हैं, वैसा सिस्टम है। श्रेयांक शुक्ला का सवाल है कि हमको फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे फाइनेंस मिनिस्टर की ज़रूरत है, क्यों कोई नया फाइनेंस मिनिस्टर कैंडिडेट खोजना पड़ेगा। देखिए मैं इस तरह की तुलनाओं से सहमत नहीं होता हूँ कि आपने एक बेंचमार्क बना दिया कि इनके जैसा फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए, है ना। वो कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, कैसा फाइनेंस मिनिस्टर है, कैसे राजनीतिक और आर्थिक हालात हैं और कैसी पॉलिटिकल बैकिंग है। वो एक दौर था जिसमें मनमोहन सिंह के सामने वही एक विकल्प था और उनको नरसिम्हा राव ने पूरी पॉलिटिकल बैकिंग दी, कैलकुलेटेड पॉलिटिकल रिस्क लिया। आज की तारीख में कौन नया फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है, मुझे लगता है इस बात से भी ज़्यादा ज़रूरी है इस बात का जवाब देना कि कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो या कोई भी फाइनेंशियल मामलों का एक्सपर्ट हो, उसको पॉलिटिकल हायरार्की क्या ब्रीफिंग देती है, क्योंकि अंततः तो वो सरकार की नियत के हिसाब से कोई भी वित्त मंत्री ऐसा तो है नहीं कि अलग से काम करता हो। और हमने पिछले दिनों ये भी देखा है कि आरबीआई की ऑटोनॉमी को लेके बहुत सवाल उठे हैं और इसीलिए कभी विरल आचार्य और कभी उसके पहले वो उर्जित पटेल, हाँ उर्जित पटेल, उसके पहले रघुराम राजन, है ना। तो वो सरकार और आरबीआई एक पार्ट नहीं बैठ रहे थे, इसलिए शक्तिकांत दास वहाँ पर भेजे गए, ये बात कही जाती है। आहान वैद्या का सवाल है, अपना राज्यसभा का कार्यकाल खत्म करने तथा तथाकथित G23 का हिस्सा बनने के बाद गुलाम नबी आज़ाद की राजनीतिक संभावनाएं क्या हैं। देखिए कांग्रेस अब बहुत ज़्यादा राज्यों में तो ऐसी स्थिति में है नहीं कि वो भेज सके, पर कांग्रेस भेजना चाहेगी या नहीं मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। गुलाम नबी आज़ाद ओल्ड गार्ड से आते हैं और ये संजय गांधी के ज़माने से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राजीव और सोनिया के समय में भी इनकी अहमियत रही, लेकिन जो राहुल गांधी के दौर की कांग्रेस है और जिसमें भविष्य को लेकर कहा जा रहा है कि लोगों पर दांव लगाया जा रहा है, तो उसमें मुझे तो बहुत संभावना नहीं दिखती है गुलाम नबी आज़ाद की। मतलब इसमें उस तरह की बातें हो सकती हैं जैसे रामदास आठवले हैं कि अठावले हैं, आठवले रामदास आठवले ने कही कि अरे वो नहीं भेजेंगे तो हम भेज देंगे। ये सब वो अपने जोन में रहते हैं, बढ़िया कविता सुनाते हैं। प्रवीण मोहंती नहीं, ये अच्छा, हाउ डज दीज मूवमेंट्स लाइक CAA एंड फार्मर प्रोटेस्ट रिप्रेजेंट द इमेज ऑफ इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। बताइए निखिल जी, पहले आप जवाब दें इसका, फिर मैं बोलता हूँ। ठीक है। CAA प्रोटेस्ट और फार्मर प्रोटेस्ट, या इससे पहले फिर आपका 370 भी आता है, अनुच्छेद 370 जिस तरह निष्प्रभावी किया जाता है। ऐसा नहीं था कि मतलब पल के बिछा के इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इन सारी चीज़ों का स्वागत किया, एक नर्वसनेस है। लेकिन क्योंकि भारत के आप ये कह लीजिए कि भारत का जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है वो काफ़ी सुधरा पिछले इन 2 दशकों में, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उसमें। और उसमें मनमोहन सिंह को भी हम गिनते हैं और उसमें वो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से शुरू होता है ठीक है। और
मॉडरेट लीडर्स, आपकी अच्छी ग्रोथ चल रही है, फिर उसके बाद आप न्यूक्लियर डील करके एक तरह से वेस्ट झुक भी जाते हो, तो वो सारे मतलब एक प्लायंट कंट्री उनको लगने लगती है। और फिर और क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी, इसलिए वेस्टर्न डेमोक्रेसीज पसंद करती हैं। अब उस कॉन्टेक्स्ट में फिर ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक, कम से कम आप जो बाहर से देखेंगे तो नज़र आएंगी नहीं। और इसीलिए मुझको लगता है कि एमईए का रिस्पांस इतना डिटेल्ड था, जो वो रियाना के ट्वीट के बाद वो देते हैं, ठीक है। और वो उन्हीं सारी चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं उस चीज़ में। और इसीलिए आप देखिए ना, वैक्सीन डिप्लोमेसी इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। अभी आप इंडिया में वैक्सीनेशन का टारगेट हमने सबसे आगे हम ही है, लेकिन बाय पॉपुलेशन आप भी देखेंगे हमको बहुत सारे टारगेट्स अभी भी हिट करने, लेकिन हमारे यहाँ से वैक्सीन एक्सपोर्ट और बार डोज तक पहुंच गया है, ठीक है। और आप एस्ट्राजेनेका बाहरी वैक्सीन है, आप अपने आप बना करके आप दुनिया को दे रहे हैं, और उस पर लिखा होता है गिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ इंडिया। तो मुझे सारे लगता है कि उन्हीं सारी चीज़ों को एक तरह से फायर फाइटिंग एक्सरसाइज है ये वैक्सीन डिप्लोमेसी भी, कि नहीं हम अच्छा सोचते हैं, अच्छी हमारी इंटेंशन है, लेकिन इन तीन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे विचार आपको वेस्टर्न डेमोक्रेसी से सुनने को मिलेंगे नहीं। आप वो सारे डिस्कशन सुन सकते हैं जो अमेरिका या ब्रिटेन की पार्लियामेंट में होते हैं। इस पे मैं निखिल के जो विचार हैं वो आपने सुने। मेरा विचार ये है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है ना, उनके कैनन्स से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और इसलिए नहीं कि मैं कोई वो क्या बोलते हैं इंटरनेट नेशनलिस्ट हूँ, इसलिए उन्होंने एक लंबी प्रक्रिया के तहत अपने आप कुछ वैल्यूज़ को इवॉल्व किया, ठीक है। उसको वो प्रैक्टिस करते हैं या उसको करने की कोशिश करते हैं, और जब वो ऐसा नहीं होता है, ट्रम्प आते हैं, कुछ आता है, तो वो दिखता है। लेकिन वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखते हैं, और उसके हिसाब से उनकी सो कॉल्ड लिबरल वैल्यूज़ जो हैं वो शिफ्ट होती रहती हैं। अगर भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को या अपने इंटरनेशनल रेप्यूट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, बढ़िया, तो अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है। जैसे जस्टिन ट्रूडो फार्मर प्रोटेस्ट पे कुछ बोल रहे थे, लेकिन फिर वही वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत वो जिसको कहते हैं कि पंगत में आकर बैठ गए। इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक, अगर मैं कोई एक बाहरी व्यक्ति हूं तो मैं ये देखूंगा कि एक ये स्वस्थ डेमोक्रेसी की ये भी एक निशानी है कि वहां संसद में और सड़क पर अगर सरकार कोई कानून बना रही है तो उसके पक्ष विपक्ष में विचार विनिमय हो रहा है ना। लेकिन जब आप बहुत ही सार्वभौमिक मूल्यों के हिसाब से देखेंगे तो आपको सीए अटपटा लगेगा कि आप सब धर्मों के लिए नागरिकता के प्रावधान रख रहे हो, एक धर्म को छोड़कर। पर एक बड़ा वर्ग है जो भारत से गए लोगों का भी है, और जो अपने अपने देशों के राइट विंगर्स हैं उनका है। जर्मनी में भी आपको ऐसे राइट विंगर मिलेंगे, फ्रांस में भी मिलेंगे कि भैया अपना अहित करके आप कितना जगह दे सकते हो। उनका ये तर्क है कि जो यहाँ की सरकार का भी तर्क है कि साहब मुस्लिमों के लिए तो शरण लेने को बहुत सारे देश हैं, लेकिन जो हिंदू हैं, जो बौद्ध हैं, जो जैन हैं, वो कहाँ जाएं। पर इस अम्ब्रेला टर्म से भी एक समस्या है, क्योंकि मुस्लिमों में तो वो शिया भी आते हैं जो मारे जाते हैं पाकिस्तान में, वो अहमदिये भी आते हैं जिनको वो गिनती में ही नहीं गिना जाता है। तो ये लंबी बहस है। एक बाहरी व्यक्ति ऐसे भी देख सकता है कि भाई यहाँ पर प्रोटेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बहस ये है कि जिन लिबरल वैल्यूज़ को अटेन करने की किसी भी मैच्योर डेमोक्रेसी को कोशिश करनी चाहिए, उनको अभी अटेन नहीं किया जा सका है। तो बहुत तरीके हैं देखने के। जहाँ तक एमईए की रिस्पांस की बात है, मैं पिछले दिनों एक सीनियर आईएफएस ऑफिसर से बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, जब कोई ऐसे रैंडम रिस्पांस आता है तो एमईए रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जब एक वेल कोऑर्डिनेटेड मोमेंटम परसेप्शन के लेवल पर बनाए जाने की कोशिश हो रही है कि पहले रिहाना ट्वीट करती हैं, फिर ग्रेटा थनबर्ग करती हैं, फिर कोई और करती हैं, तो वो उनकी नीयत यही हो भले ही कि आप सब जगह पर लिबरल वैल्यूज़ हों, लेकिन वो एक वेल कोऑर्डिनेटेड है और जिसमें सरकार निशाने पर ली गई है। विदेश मंत्रालय सरकार का हिस्सा है, तो सरकार अपने हिस्से का जवाब देगी। जो ये कहा गया कि साहब ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें जो पहली बार होती हैं, तो ये भी पहली बार हो रहा है, इसको उसी कंटिन्यूटी में देखना चाहिए, ऐसा उन आईएफएस ऑफिसर का कहना था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऋषि मेहता जी आप सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस रिवाइव कैसे होगी? ये तो कांग्रेस जाने भाई, वो तो अभी तक कोई फॉर्मूला खोज नहीं पाए हैं। सुनीता चौधरी का सवाल है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट एमएसपी ऑन क्रॉप्स। मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा सुझाव की शक्ल में, इसलिए मैं ज़रूर पढ़ूंगा। इफ गवर्नमेंट गिव्स एमएसपी ऑन ऑर्गेनिक क्रॉप्स वुडंट इट बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन? ये एक चीज़ सरकार को ज़रूर करनी चाहिए कि
जो ऐसे किसान हैं जो पूरी तरह ऑर्गेनिक उत्पादन कर रहे हैं, फलों का, सब्जियों का और अनाजों का, अलग अलग जीन्स का, उनको बेटर एमएसपी देंगे तो वो एनकरेज होंगे। क्योंकि ये बार बार बात आती है कि आप किसानों को ये कह तो देते हो कि यूरिया कम डालो, नाइट्रोजन कम डालो, ये कम डालो, पर वो अपनी लागत, हरीश दामोदरन का निखिल एक कल थर्सडे के दिन बड़ा डिटेल में आर्टिकल आया और हरीश दामोदरन की कृषि के मामलों में जो समझ है और जो अध्ययन है, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो उन्होंने कोई ज्ञान नहीं दिया, एक किसान का सैंपल लिया, छोटे जोत का किसान है, बिल्कुल भूमिहीन भी नहीं है, बड़ा किसान भी नहीं है, और वो गन्ना उत्पादन की उसकी लागत और उसको क्या वैल्यू मिलती है, वो पूरी टेबल समझाई। तो उससे आपको ये समझ में आ जाता है कि बहुत सारी बातें जो सरकार कह रही, बहुत सारी बातें जो किसान संगठन मांग रहे हैं, उससे इतर एक छोटे किसान, जो हम लोगों ने बार बार बात की, छोटा जो मझोला किसान है, जो बहुत संसाधन संपन्न नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कैसे फ़र्क लाया जा सकता है। तो ये सुनीता चौधरी जी का जो सुझाव है, ये एक महत्वपूर्ण सुझाव हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया कि यूरोप में और यूएस में, चाहे फार्मा हो चाहे फूड हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं। तो अगर आप यहाँ से कुछ ऑर्गेनिक कहकर भेजते हैं और उसमें केमिकल्स पाए जाते हैं, तो वो आपका प्रोडक्ट, आपका बैच, आपकी रेपुटेशन सब होगी रिजेक्ट। तो ये भारत के लिहाज से, जैसे सिक्किम ने किया है ना, कि एक बड़ा ऑर्गेनिक सप्लायर हो सकता है। और हमने ये देखा है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीदने वाले लोगों की बाइंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। एक सामान्य गेहूं आपको किसी दाम का मिलता है, ऑर्गेनिक के लिए लोग उसका डबल दाम चुकाने को तैयार हैं। सो आई एम होपिंग कि भारत सरकार इस चीज़ में पहल ले और राज्य सरकारें भी। सिमसिम पिटारा, काफ़ी दिलचस्प है आपका नाम भाई साहब या बहन जी। Question for both: having different titles, Miss and Mrs. for female according to marital status, but no such differentiation for male title, Mr. Do you think it as a norm related to patriarchal society or patriarchal supremacy? What's your take on this? बताइए भाई साहब। मेरे कॉम्पिटेंस के बाहर का सवाल है ये। लेकिन मतलब ये निबंधात्मक, मतलब लेकिन एक ये बात तो है कि विवाहित होने की तमाम निशानियां, टाइटल से लेके आगे जुड़ने वाले, पीछे वाले टाइटल के तब्दीली, गोत्र की तब्दीली और अलग अलग चिन्ह पहनने तक अलग अलग धर्मों में, ये सारी जिम्मेदारियां शादी के बाद महिलाओं पर ही आयद की जाती हैं। आप किसी पुरुष को देखकर, ये हमारे शो प्रोड्यूसर अभिषेक बैठे हैं, इनको देख के कोई नहीं बता सकता कि ये विवाहित हैं या नहीं है ना। कई लोग कह सकते हैं कि एक अर्बन क्लास में आप ऑफिस गोइंग लड़कियों को देख के भी नहीं बता सकते, पर एक बाय एंड लार्ज इन्होंने जो सवाल उठाया है वो दुरुस्त है और मुझे लगता है कि ये पैट्रियार्की से ही जुड़ा सवाल है। प्रकाश सिंह, निखिल जी क्या आप लेफ्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हैं? प्रकाश सिंह जी को साथ में लिखना चाहिए था कि उनको लेफ्ट आइडियोलॉजी से वो क्या समझते हैं, और तब मेरे लिए आसान होता उसके हाँ या ना में जवाब देना। लेकिन दर्शक है, सवाल पूछे हैं, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल दे रहा हूँ। हाँ। ठीक है, पूरा तो सुनिए। लेकिन जो गाली वाला लेफ्ट है, जो बहुत सारे लोगों को समझ में आता है, गाली वाला लेफ्ट मतलब लेफ्ट को गाली की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। पहले राइट विंग एक गाली थी, है ना, आप राइट विंग नहीं हो सकते थे, अभी भी है एक सर्टेन सेक्शन में। मैं अभी कल ही लेकिन अभी तो लोग सूरमा की तरह बताते हैं। नहीं, मतलब कुछ हैं, अभी इन हो गया है वो। कुछ हैं, जैसे आप घर पर एक शब्द इस्तेमाल कर रहे थे ना, क्या लिबरल कैनिबलिज्म। तो मैं ये कह रहा था कि आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति को खारिज करना हो तो 3 तमगे हैं, उसको संघी या भक्त कह दो, कैंसिल हो गया तुरंत। दूसरा, उसको मुस्लिम परस्त कह दो, कैंसिल हो गया सारा वो नैरेटिव एक तरफ, डिस्कोर्स एक तरफ, आपने तमगा लगा दिया। और तीसरा है किसी को कम्युनिस्ट कह दो। हाँ, बाकी लेकिन जो हमने पॉल साइंस की क्लास में पढ़ा था कि हम एक लाइन बनाते हैं, उसके बीच में सेंटर होता है। सेंटर मुझे नहीं लगता कोई भी होता है, आपके अपने टिल्ट होते हैं। जो सेंटर होता है वो हमेशा टुवर्ड्स पावर झुका होता है ना। न्यूट्रलिटी एक छद्म आइडिया है और उसका दावा भी बहुत, मतलब ऐसे उसके साथ दुस्साहस के साथ करना जो नहीं चाहिए। तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। हाँ, वो तटस्थ का बेसिक मतलब यही होता है कि जो चल रहा है वो स्टेटस कोइस्ट होते हैं बेसिकली वो, ठीक है। और राइट विंग तो फिर राइट विंग है ही, उसके ऊपर भी एक निबंध लिखा जा सकता है। इन्फ्लुएंस की बात नहीं, लेकिन हाँ, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल लकीर के बाईं तरफ ही हूँ। थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर दीजिए कि लकीर के बाईं तरफ से आशय क्या है? लकीर के बाईं तरफ से आशय, देखिए, एक तो कई लोग आप में से कंफ्यूज रहते हैं
लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, ये सब बड़ी अलग अलग चीजें हैं। ये एक ही उसमें निपटा दिए जाते हैं कि ये कम्युनिस्ट है। कम्युनिज्म एक लेफ्ट की एक पॉलिटिकल विचारधारा है जो खत्म हो गई है। अब कम्युनिज्म नहीं बचा है। वो एक ब्रांड ऑफ लेफ्ट आइडियोलॉजी है, उसको ले लीजिए। उसको अलग अलग ढंग से स्टेट कंट्रोल करता है और व्याख्यात करता है, चाहे वो क्यूबा रहा हो, एक भाई साहब गए तो दूसरे आए, चुनाव नहीं होते थे, चाइना रहा हो, रूस का मॉडल रहा हो, और उसके पहले प्राग और कई जगहों पे हमने वो देखा है। लेफ्ट बहुत ही बेसिक चीजों में अगर आप समझेंगे तो लेफ्ट क्या कहता है। लेफ्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, लिबरल वैल्यूज की बात करता है, फिर उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है कि अगर ऐसा है कि संसाधन एक तरफ अक्यूमुलेट हो रहे हैं तो वो ज्यादा लोगों में, जिनको जरूरत है उन लोगों में बटें। इस तरह तो ये एक जनरल आइडिया है कि और जो कमजोर हैं, गरीब हैं, और जो कमजोर हैं, गरीब हैं, उनको अभी क्या है, संसाधन मिले। एक आप ये कह लीजिए एक एनिमल इंस्टिंक्ट की बात होती है कि अभी अब और उसी चीज़ को आजकल धीरे धीरे उसी को सारी सरकारें और सारे विचार और सब लोग उसको आगे करते हैं कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलेगा। ठीक है, हमारी डेमोक्रेसी के साथ भी यही दुर्घटना घट गई है कि वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में आ गई और फिटेस्ट में फिर वो नंबर चल रहा है। लेफ्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात नहीं करता, वो कहता है सर्वाइवल अगर है तो वो किसी एक व्यक्ति या विचार का नहीं हो सकता है, वो सभी का होगा, बराबरी से जीने का हक सबको है। ठीक है, सोचने का हक सबको है, कहने का हक सबको है। लेकिन आप निखिल जब ये कह रहे हैं लेफ्ट की ये जो बात है ना, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन में कहीं सफल दिख नहीं पाई बहुत ज्यादा, बहुत वर्केबल मॉडल। उन्होंने इन्फ्लुएंस की बात की है ना, तो मैं तो इन्फ्लुएंस बता रहा था, रही उसकी नहीं मैं तो चर्चा कर रहा हूं, मैं आप पे। अच्छा, और तो आपने राइट विंग के भी सक्सेस का कोई बहुत बड़ा उदाहरण देखिए। गवर्नमेंट्स की एक मतलब एक अपनी गति होती है सौरभ, ठीक है, वो चाहे जिस विचार से आई हो। अब जैसे ये भी अभी संघ की बनाई हुई सरकार है, आप देख लीजिए संघ का जो इकोनॉमिक एजेंडा है उस पर चल रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। उनकी अपनी गति है अगर आप उनके इकोनॉमिक एजेंडा पे जाते हैं। उसी तरह उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव आप ये कह लीजिए कॉम्पिटेंस है, वो भी मतलब उस चीज को बहुत ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि यूपीए के बाद, एनडीए आने के बाद सब कुछ एकदम से चेंज हो गया। सरकारों की अपनी गति होती है, पावर में जाने के बाद लगभग लोग वैसे ही हो जाते हैं। अरुण शौरी ने एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी भी की थी कि दिस गवर्नमेंट इज यूपीए प्लस काउ। तो उनका कहना यही था कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनमें कंटिन्यूटी है, और ये बात फ्लोर पे भी कही गई थी कि भाई ये किसानों पर बिल तो आप भी लाना चाहते थे, इंश्योरेंस पर बिल आप भी लाना चाहते थे, हम ले आए। तो विचार एक घोड़ा है जिसपे चल करके आप मतलब पहुंचते हैं, है ना, वो एक तरह से अश्वमेध है आपका, और फिर आप जीत जाते हैं और आपकी सल्तनत हो जाती है। तो वो कभी किसी का घोड़ा आगे, कभी किसी का घोड़ा आगे। तो लेफ्ट वालों ने अपने टाइम किया, जो अच्छी चीजें की उनके लिए वो अच्छी चीजें हैं, जो उन्होंने गलतियां की तो वो उसको भुगत भी रहे, और यही चीज राइट विंग के साथ भी होगी। जी, जैसे केरल में जो पिनरई विजयन की सरकार है उसके बारे में जो फीडबैक मिलता है, या ओवरऑल भी केरल को आप अगर सोशल इंडेक्स पर देखेंगे तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है लिटरेसी और हेल्थ के मामले में। अभी मैं पिछले दिनों एक दिलचस्प तुलना देख रहा था कि हिमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में असम में जो हेल्थ मिनिस्ट्री कोविड वगैरह को लेकर उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है, और एजुकेशन को लेकर भी। हालांकि होता क्या है कि कोई फैसला लेता है तो उसको एक पॉलिटिकल चश्मे से देखा ही जाता है, तो इसलिए उतना स्टेट्स पर तुलना नहीं हो पाती है। अगला सवाल लेते हैं, अंकुर कौशिक का सवाल है, और ये बड़ा दिलचस्प सवाल है अंकुर जी, और मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपके सवाल या सुझाव से। Everyone is saying that demand needs to be generated to bring back economy on track, so why not bring 50% of cash assets held by religious institutions like temples, churches, etc. in the economy? People donated money to them, now they should give at least half of it back to support people and nation. Your views? सर आप 50% की बात कह रहा हूँ, मैं 100% की बात कह रहा हूँ। इस देश में देखिए जो भगवान हैं, ठीक है, उनको पैसा नहीं चाहिए, वो ये चाहते हैं कि जो दरिद्र हैं उनकी सेवा हो। दरिद्र नारायण शब्द चलता है। अब उसका तरीका क्या हो, इसको लेकर विद्वान आपस में बैठें, समाज बैठे, सरकारें बैठें और तय कर लें। धार्मिक संस्थानों से जुड़े लोग ये कह सकते हैं कि हम समय समय पर तमाम धर्मार्थ कार्य करते हैं, चैरिटी हॉस्पिटल चलते हैं, स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, पर मुझे लगता है कि देवताओं तक गया या और दूसरे धर्मों के ईश्वरों तक गया जो पैसा है वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर खूब खर्च हो, ये बड़ा ज़रूरी है। क्या सोचते हैं आप? इसको भी क्या लेफ्ट कहा जाएगा, इस विचार को? नहीं, ये तो आप रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, वो अलग है ना। वो सोशलिस्ट वो लोग भी आ जाएंगे इसमें, इससे सब बाहर निकलते। सोशलिस्ट भी वैसे पार्शियली लेफ्ट माने जाते हैं, वो पार्शियली लेफ्ट है, पार्शियली राइट है।
क्योंकि वो कल्चरल आइकन्स की भी बात करते हैं, नेशन की भी बात करते हैं, अपनी हिस्ट्री में जाके आइकन्स ढूंढने की बात करते हैं, सातत्य की बात करते हैं, और इसके वेल्थ के रिडिस्ट्रीब्यूशन के भी तौर तरीकों की और अफर्मेटिव एक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, और भारत में तो बहुत पुराना ट्रेडिशन रहा सोशलिज्म का। एनीवेज, जो ये देखिए, जो मंदिर और दूसरे चर्च कह लीजिए या किसी दूसरे धर्म के संस्थान हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको उनके हाल पे छोड़ देना बेहतर है। भारत में पर्याप्त मिक्सचर हो गया है पॉलिटिक्स में रिलीजन का, और इसको ये इतिहास आपको बताता है, जहाँ जहाँ हुआ है गड़बड़ ही हुई है। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, वो उनके डोमेन में रहे, जो जिन परंपराओं पे चलते हैं उनको उस पर जब तक कि वो मतलब कोई बहुत ही ऑफेंसिव चीज़ ना हो, तब तक कि मुझे नहीं लगता है कि वहाँ सरकार एक कानून लेकर आए और ये कहे कि जो भी हैं, किसी भी धर्म के धार्मिक संस्थान हैं, उन पर जो भी संपत्ति है, वो संपत्ति अब उन ईश्वर के जो बच्चे हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनके लिए समर्पित हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि धर्म एक ऐसा मसला है जिसमें सरकार को पढ़ना चाहिए। पढ़ती नहीं है, पढ़ती नहीं है, क्या बोल रहे हैं आप? प्रकट तौर पे, खास तौर पे जो बहुसंख्यकों की जो धार्मिक प्रैक्टिस है, या यदि कोई ऐसी रिजीम है जिसको अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए, तब वो नहीं पढ़ते हैं। और मैंने इसी शो में शायद कहा था कि हमें फ्रांस और बल्कि उससे भी बेहतर डेमोक्रेसी अटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, इरादा करना चाहिए। उसके लिए ये ज़रूरी है कि राज्य और धर्म, जो पहले चर्च और किंग वाला सेपरेशन रहता था, वो और बढ़े। मैं तो वही चाहता हूँ, लेकिन वैसा हो नहीं रहा ना। होगा वैसा हो। नेहा शाह का सवाल है, सौरभ जी प्लीज बताओ, मोदी जी क्यों बियरडू के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं? चाहे इसे कहीं भी एकोमोडेट कर लो। डाइंग टू लिसन टू योर ओपिनियन, इट इज़ अ सिंसियर रिक्वेस्ट। नेहा शाह जी, कोई व्यक्ति कैसे कपड़े पहनता है, अपनी वेशभूषा, अपना आवरण कैसा रखता है, ये बिल्कुल ही उनका निजी फैसला है, और मुझे नहीं लगता है कि इस पर किसी भी किस्म की सार्वजनिक चर्चा की ज़रूरत है। नीरज शेखर हैं, पहले सपा में थे, चंद्रशेखर जी के बेटे, राज्यसभा के सांसद हैं, अभी भाजपा में हैं। उन्होंने बड़ी मार्के की बात कही। उन्होंने कहा, बताइए अब सदन में ये डिस्कस हो रहा है कि प्रधानमंत्री दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या अब सदन के पास यही काम रह गया है? तो यही बात मैं आपसे भी कहूँगा। एक बार पहले भी हल्के फुल्के अंदाज में यहाँ चर्चा हुई थी। वी एक्सपेक्ट कि जो ज़रूरी राजनीतिक सवाल हैं वो आएँ। अगला सवाल अमन कुमार का है, क्या आप कभी कंगना रनौत का इंटरव्यू लेना पसंद करेंगे? आई विल नीड अ ह्यूज टीम ऑफ फैक्ट चेकर्स जब मैं कंगना रनौत जी का इंटरव्यू करूं, क्योंकि वो कमाल हैं, वो अद्भुत हैं, वो क्या बोलती हैं, मतलब वो अविश्वसनीय है। और तो मैं क्या ही करूं, लेकिन हाँ, एक पत्रकार के तौर पर हमारा ये काम होता है कि समाज की अलग अलग धाराओं में अलग अलग विचारों को प्रेषित करने वाले लोगों से हम बात करें, और जो आप लोगों के मन में प्रश्न है, हमारे मन में प्रश्न है, वो पूछें। तो अगर कभी अवसर लगेगा तो हम ज़रूर इंटरव्यू करना चाहेंगे कंगना रनौत का। और मैं उनके अंदर जो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, उस पर ज़रूर पूछना चाहूँगा। ख़ास तौर पर जो उनका पिछला दावा है, बड़ा दिलचस्प है। वैसे तो बहुत दावे करती हैं वो, कि उन्होंने कहा है कि मैं मैरिल स्ट्रिप और जो वंडर वुमेन बनी थी महिला, उनसे भी बेहतर हूँ। उन्होंने अपनी रेंज की बात की है, तो हाँ, दिलचस्प होगा। तुषार मधुरम का सवाल है, क्वेश्चन टू यू सौरभ, आप प्रियंका गांधी का इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, आप सब लोग कभी पूछते हैं अमित शाह का इंटरव्यू, कभी पूछते हैं असदुद्दीन ओवैसी का इंटरव्यू। प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले हम ज़रूर प्रियंका गांधी से बात करने की कोशिश करेंगे। आजकल होता क्या है कि नेता लोग किसी भी पार्टी के हों, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इंटरव्यू के लिए राज़ी होते हैं। बड़ी उसकी भी एक लंबी एल्गोरिदम हो गई है। श्रेयस वर्मा का सवाल, सर प्लीज़ रेकमेंड बुक्स फॉर पॉलिटिकल थ्रिलर स्टोरीज इन कंटेक्स्ट विद इंडियन पॉलिटिक्स एंड यूरोपियन पॉलिटिक्स। भाई साहब, मैं यूरोपियन पॉलिटिक्स बहुत नहीं समझता हूँ। इंडियन पॉलिटिक्स पे बहुत सारी किताबें हैं जिन पर हम लगातार बात करते रहते हैं। एक किताब पता नहीं क्यों ऐसे चमक गई, आपने पूछा, ब्लैक फ्लैग्स, राइज ऑफ आइसिस। ये एक किताब है, इसको आप ज़रूर पढ़िए। मैं अपने बहुत साथियों को बोलता हूँ, बहुत अच्छे ढंग से लिखी गई किताब है। बिल्कुल वो पूरा मंजर, जियो पॉलिटिक्स सब कुछ समझ में आ जाती है। जयस राघव का सवाल है, माई क्वेश्चन सौरभ सर, इंडियन फूड हिस्ट्री जानने के लिए किस बुक को रीड करूं? ओहो, इंडियन फूड हिस्ट्री पर बहुत सारा लिखा गया है।
जो अभी मुझे इमीडिएटली किताबें याद आ रही हैं उसमें पुष्पेश पंत, उनका ही नाम है उनका, मेरे हाँ, वाला हिंदी में उनकी किताबें काफ़ी मकबूल हैं। राना सफवी की भी एक किताब है पाक कला पर, वो आप देख सकते हैं। और एक किताब मुझे एग्जैक्ट टाइटल ध्यान है, कायस्थ फूड, लॉस्ट कायस्थ फूड, ऐसे करके एक किताब थी। कायस्थों को सामाजिक संरचना में खाने का खूब शौकीन माना जाता है, और हाँ, बड़ा उस तरीके के जुमले भी चलते हैं कि बड़ा स्वादिष्ट गोश्त बनता है और तमाम रेसिपीज़ बनती हैं, तो इसलिए वो किताब थी कायस्थ फूड पर। अर्पण जैन का सवाल है, प्लीज़ रेकमेंड बुक्स, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी ऑन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड रॉ। एक तो आप भाई साहब काउबॉयज़ पढ़ लीजिए, मतलब वो बिल्कुल बुनियादी किताब है। इसके अलावा ये हमारे साथी हैं, रखवाले करते हैं, ये बता सकते हैं। जैसे हमने पिछले दिनों किताब वाला किया था, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ से बातचीत की थी। हमारे इंडियन टुडे के साथी हैं शिव अरूर, वो किताबें लिखते रहते हैं। जनरल मानेकशॉ, फील्ड मार्शल मानेकशॉ, माफ़ करिएगा, फील्ड मार्शल मानेकशॉ पर उनके 2 एडीसी रहे, दोनों ने किताबें लिखी हैं। मेजर जनरल शुभी सूद ने भी लिखी है और ब्रिगेडियर पंथिक ने भी किताब लिखी है, तो वो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता। आई एम सो फैसिनेटेड विद दैट फेलो, मतलब इसे आप मेरी गलदश्रु भावुकता कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बारे में पढ़ता हूँ तो लगता है कि ये सामने होते तो पाँव छूता। फील्ड मार्शल मानेकशॉ के बारे में पढ़ के, क्या आदमी था यार, शेर का बच्चा एकदम, बिल्कुल जिसको कहते हैं। वो चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई हो, उसके बाद की लड़ाइयाँ, उतने जिगरे वाला आदमी, और वी आर ब्लेस्ड कि वी हैड सच अ फेलो। तो उनके बड़े दिलचस्प किस्से हैं इन किताबों में। पर आप बताइए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर पढ़ने के लिए मैं नेक्स्ट टाइम ही आंसर कर पाऊंगा, मुझको ढूंढना चलिए, सवाल को मार्क कर लीजिएगा प्रोड्यूसर साहब अर्पण के। आपको अगर किताबें चाहिए तो कौन सी पढ़नी चाहिए? अच्छा, और अगला सवाल गौरव धींगरा का है, भैया एक बात बताओ, ये सुंदर सुंदर शॉल और कुर्ते कहाँ से लाते हो? इनक्रेडिबल इंडिया खादी में सेल लगती है। आप अगर किसी शहर में रहते हैं तो आपके यहाँ खादी के भंडार होंगे, खादी ग्रामोद्योग के भंडार होंगे। दिल्ली और तमाम शहरों में तो बहुत बड़े बड़े हैं। खादी के कुर्ते पहनिए, खादी खरीदिए, आसपास बढ़िया कोई टेलर भैया तलाशिए, अपनी नाप के लंबे और शॉर्ट कुर्ते पहनिए। सस्ते, मजबूत, टिकाऊ और हैंडलूम को इससे बढ़ावा मिलता है। और जब मैं ये बोल रहा हूँ तो आज संयोग की बात है कि मैंने कुर्ता नहीं पहन रखा है। कभी कभी हमारा भी मन करता है जो किनारे शर्टें, टी शर्टें रखी हैं उन तक नज़र डालने का। शॉल और मेरे ख्याल से आप गमछों की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी देश में जहाँ भी घूमने जाएँ लगभग हर जगह हथकरघे का काम होता है, अलग अलग कलाकारियाँ होती हैं। जैसे मैं अगले महीने उड़ीसा जा रहा हूँ तो संबलपुर में वहाँ पर बड़ा काम है कपड़ों का, तो मैं वहाँ से अपने परिजनों के लिए साड़ी लाऊंगा, सूट लाऊंगा, गले में पहनने के लिए कुछ स्कार्फ लाऊंगा। मैं महेश्वर गया था, माहेश्वर बोल दिया था तो बड़ी डांट पड़ी थी दुनियादारी में। तो वहाँ से, बनारस से, जहाँ भी जाएं तो आपको वहाँ का स्थानीय वो मिल जाएगा और फिर धीमे धीमे ये जुटता रहता है। एक आखिरी सवाल है शिवम तिवारी का, कौन सी ऐसी 3 शख्सियत हैं जिनका अभी तक आपने साक्षात्कार नहीं किया परंतु आप करना चाहते हैं? और अगर आपको भूतकाल में जाने का अवसर मिले तो भारतीय इतिहास में किन 3 लोगों का आप साक्षात्कार करना चाहेंगे जो आज हमारे बीच नहीं है? वाह, तो काफ़ी विस्तृत सवाल है। कौन सी 3 ऐसी शख्सियत हैं जिनका अभी तक आपने साक्षात्कार नहीं किया लेकिन आप करना चाहते हैं? पहली शख्सियत है नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। मैं उनसे विस्तार से बात करना चाहता हूँ। दूसरी शख्सियत जिनसे मैं विस्तार से बात करना चाहता हूँ वो हैं ऐश्वर्या राय जी। मैं स्कूल के दिनों से ताल और हम दिल दे चुके सनम के दिनों से उनका फ़ैन रहा हूँ। और तीसरी शख्सियत जिनसे मैं विस्तार से बात करना चाहूँगा वो मुझे लगता है कि इट्स अ टाई। और मैं 3 लोगों से विस्तार में बात करना चाहता हूँ। सोनिया गांधी से, और बहुत रेंज ऑफ क्वेश्चंस हैं कि वो एम्स के पंचम तल पर वो जो झगड़ा होता है नहीं नहीं और हाँ हाँ का, कि पॉलिटिक्स में जाना है कि नहीं जाना है। फिर उनका पुत्र मोह
क्योंकि मुझे ध्यान है शायद राजीव शुक्ल ने ये सवाल पूछा था राजीव गांधी से कि आपको क्या लगता है आपके बच्चों में कौन पॉलिटिक्स में जा सकता है, तो राजीव गांधी का जवाब था आई थिंक प्रियंका हैज़ अ नैक फॉर इट, है ना। लेकिन कई लोगों ने, टिप्पणीकारों ने कहा कि भारतीय और इटालियन परिवारों में माताओं का पुत्र मोह। तो मतलब बहुत सारे सवाल हैं, आई एम श्योर उनके पास अपने जवाब होंगे। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि 2004 में असल में हुआ क्या था, है ना। कोई कहता है कि त्याग था, कोई कहता है पॉलिटिकल कंपल्शन था, कोई कहता है सिक्योरिटी था, कोई कहता है फैमिली थी। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब उनसे मिल सकते हैं। लता मंगेशकर जी से, वो भी अगेन बहुत ही श्रद्धा आती है, और वो उन्होंने नसरीन मुन्नी कबीर से बातचीत में अपने एक सपने का जिक्र किया था कि वो मंगेशवाड़ी में एक मंदिर है काले प्रस्तर खंड का बना, और जिसकी सीढ़ियाँ समंदर में उतरती हैं, ऐसा वो एक स्वप्न देखती हैं वहाँ जाते हुए। तो लता जी से बड़ा अद्भुत है, मतलब कि आप सोचो महल का गाना, है ना, आएगा आने वाला से रेंज शुरू होती है और कहाँ आके ख़त्म होते हैं, वीर ज़ारा के गाने कब आते हैं और उसके बाद भी, या लगान का गाना तुमरे बिन हमरा कोऊ नहीं, साक्षात सरस्वती का वास जिसको कहते हैं। और तीसरा अगेन सचिन तेंदुलकर, पर मुझे लगता है सचिन तेंदुलकर से फिर भी बात हुई, महेंद्र सिंह धोनी से अभी खुलकर बात नहीं हुई है। और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि लल्लन टॉप मतलब क्या, जब मुझे उदाहरण देने होते हैं तो मैं महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण देता हूँ। इट रियली डज नॉट मैटर कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है, आप छिंदवाड़ा के पास के एक गांव से, कस्बे से आते हैं, मैं उरई जालौन से आता हूँ, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं ज़िंदगी में। हो सकता है कि औरों के मुकाबले हमें ज़्यादा चुनौतियाँ, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी इज़ अ वेरी फाइन एग्जाम्पल। पिताजी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, लगातार मेहनत की और अपना मकाम हासिल किया, 2 वर्ल्ड कप जितवाए। भारतीय इतिहास की बात करूं तो मैं पहला साक्षात्कार करना चाहूँगा चाणक्य का। इंटरनेट वाले चाणक्य नहीं, असली चाणक्य, अर्थशास्त्र के प्रणेता चाणक्य। क्या व्यक्ति रहा होगा यार, अद्भुत। दूसरा इंटरव्यू, एक्चुअली इसकी मेरी बड़ी लंबी लिस्ट है, दूसरा मैं करना चाहूंगा अशोक का। अशोक बिंबिसार के फेवरेट पुत्र नहीं थे, फेवरेट पत्नी से भी पुत्र नहीं थे। तक्षशिला में, देखिए चाणक्य का भी जिक्र हो रहा था, तक्षशिला में विद्रोह जब नहीं दबता है सुषेण से, तो इनको भेजा जाता है। फिर ये उज्जैन आते हैं गवर्नर बन के, प्रेम होता है। आप सोचो एक 17-18 साल का लड़का और वहाँ से शासन कर रहा है, और फिर पाटलिपुत्र जाते हैं और क्लेम करते हैं, और उसके बाद कितना मेजर शिफ्ट होता है। और मैं उस मेजर शिफ्ट को एक ड्रामा की तरह नहीं देखना चाहता हूँ कि एक दिन अचानक उन्होंने तय किया और हथियार डाल दिए, क्योंकि उस बुद्धिस्ट व्यवस्था में भी सुरक्षा की संरचनाएं रही होंगी। तो और तीसरा, मैं ललितादित्य पीठ का इंटरव्यू करना चाहूंगा। ये कौन है? यही दुर्भाग्य है हमारे देश का। आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, हमारे देश के इतिहास लेखन की ऐसी गलती है। हमारे देश का इतिहास लेखन बहुत लंबी बहस से दुरुस्त नहीं हुआ है निखिल। बहुत ही दिल्ली सेंट्रिक और नॉर्थ सेंट्रिक इतिहास है। ये है। हमें राजेंद्र चोल के बारे में उतने विस्तार से क्यों नहीं बताया जाता जितना अशोक या अकबर के बारे में बताया जाता है। ललितादित्य पीठ कश्मीर के एक प्रतापी शासक थे, और उनके शासन की जो सीमाएं थी, आप सोचो बंगाल से लेकर ईरान तक, इराक ईरान तक, आप समझ रहे हैं। और हम ललितादित्य पीठ के बारे में नहीं जानते हैं क्योंकि उतने विस्तार से नहीं बताया गया। कश्मीर में 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी में, चाहे वो साहित्य का लेखन हो, जैसे आप किसी से पूछेंगे कि हिंदी, आप प्रेमचंद को जानते हैं, कालिदास को जानते हैं, चेतन भगत को जानते हैं, अमीश को जानते हैं, शेक्सपियर को जानते हैं, इनको जानते हैं, अभिनव गुप्त को कितने लोग जानते हैं। लोगों का दोष नहीं है, थोड़ा तो है, पर वो किस तरीके से पढ़ाया गया, किस तरीके, मतलब हमें कोई दूसरा चाहिए इंट्रोड्यूस करने वाला। तो ललितादित्य पीठ के मैं शासनकाल के बारे में जानना चाहूँगा। और ये एक लंबी श्रृंखला है जिसमें अकबर भी आएंगे, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज आएंगे, जिसमें कई लोग आएंगे जिनका इंटरव्यू करना चाहेंगे। गांधी जी, अरे इतने सवाल हैं मेरे पास उनसे पूछने के लिए। गांधी जी के साथ तो बरगद कर लीजिएगा एक। गांधी जी के साथ तो मैं एक बरगद कर सकता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को लगता है कि हम कुछ मुश्किल सवाल पूछें जो दूसरे लोग पूछने से बचते हैं, उसमें मेरे कम से कम लेवल पे ये बदमाशी नहीं रहती कि फंसा दिया। मैं निखिल कोई भी सवाल चाहे फिल्म वालों से करूं, पॉलिटिशियंस, मैं फंसाने के लिए नहीं करता हूं। मुझे वो
हेडलाइन ही चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे सामने चाहे अमित शाह बैठे हैं, चाहे राहुल गांधी बैठे हैं, चाहे प्रियंका चोपड़ा बैठे, कोई भी, कि ये इनके दिमाग में है क्या जब इन्होंने ये बयान दिया या इन्होंने ये फैसला लिया, तो इनके तर्कों की ज्यामिति क्या बनती है, मैं वो जानने में मेरी दिलचस्पी रहती है। तो गांधी जी का तो इंटरव्यू जरूर, सुभाष बाबू से भी, और मैं आजकल जो हिंदू धर्म की व्याख्याएं हो रही, स्वामी विवेकानंद से पूछना चाहूंगा कि उनका क्या सोचना है इस पे। तो बहुत बहुत लंबी सूची है ये, बहुत लंबी। मैं तुलसीदास जी से पूछना चाहूंगा कि जब वो बनारस के घाट पे बैठ के वहां के जो पोंगा पंथी थे, अरे तुम जनभाषा में कैसे लिख सकते हो, संस्कृत में, शास्त्रों की भाषा संस्कृत है, तो उन्होंने, या जब कबीरदास जी अपना मठ छोड़कर जाते हैं मगहर, क्या क्रांतिकारी व्यक्तित्व है यार, हमारे कैसे कैसे पुरखे हुए हैं, लेकिन हम पता नहीं कहाँ अटके रहते हैं। चलिए, जवाबदेही लंबा खिंच गया, अब बढ़ाते हैं नेता नगरी को आगे अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सिफारिश। सिफारिश में हम आपको अपने हिस्से की सलाह देते हैं कि वीकेंड पर आप क्या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हमारे गिरोह ने, निखिल जी, पिछले दिनों क्रिकेट दोबारा से खेलना शुरू किया बरसों बाद, तो बड़ा आनंद आता है और बाद में सबकी मांसपेशियों में खूब दर्द भी होता है, क्योंकि सब लोग योग का अभ्यास नहीं करते हैं। तो अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं या कोई दूसरा खेल ज़रूर खेलिए, लेकिन उसके पहले वार्म अप ज़रूर करिए और खेलने के ठीक बाद स्ट्रेचिंग ज़रूर करिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इंजरी से भी बचाती हैं। मैं अपने माता पिता से मिलने जा रहा हूँ एक लंबे अरसे के बाद, तो वो सुख है। मंडे से पहले आ जाएंगे आप? नहीं, मैं मंडे से पहले नहीं आऊँगा। मंडे ट्यूसडे छुट्टी है? नहीं, मंडे ट्यूसडे आपको नहीं, ललन टॉप शो करना है, आधी और छुट्टी रहेगी ना फिर। अच्छा, मैं नहीं हूँ इसलिए छुट्टी है, लेकिन मैं वहां से काम ऑब्जर्व करूंगा, है ना। तो मैं वर्क फ्रॉम होम समझ लीजिए, एंड आई विल गेट टू स्पेंड टाइम विद माय पेरेंट्स, अपना खेत, कुछ फसलें देखूंगा। और आलू बुखारे पर फूल आ गए हैं, मुझे बहुत पसंद है आलू बुखारे। चलिए मैं किताबें बता देता हूँ। पहली किताब है, वाणी प्रकाशन से आई है ये किताब, तुम्हें खोजने का खेल खेलते हुए, विष्णु खरे की कविताओं के बारे में कुछ बातें। इसे व्योमेश शुक्ल ने लिखा है। विष्णु खरे हिंदी के बहुत बड़े आलोचक और कवि रहे हैं, और व्योमेश शुक्ल के लिखे में व्योमेश शुक्ल का लिखा वैसा है जैसा शरद पूर्णिमा की खीर को अगले दिन सुबह खाना। आपको मलाई के साथ ओस की ठंडक महसूस होती है। बहुत ही सरल, सुगम, और उसमें गूढ़ बातें कहने का उन्हें हुनर आता है। आप देखिए, एक कवि एक बुजुर्ग कवि को याद करता है तो कितनी संवेदनशीलता के साथ याद करता है, और छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी चीज़ें खोजता है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस बुक। इट्स अ क्विक रीड, पर मैं क्विक रीड नहीं कहूँगा, पन्नों के लिहाज से क्विक रीड है, क्योंकि जब आप कवियों के बारे में पढ़ें तो आपको एक एक पंक्ति चबा चबा के हृदयस्थ करनी चाहिए। दूसरी किताब है आदि शंकराचार्य, हिंदू धर्म के महानतम विचारक। ये पवन कुमार वर्मा हैं, राजनीति में रहे हैं, IFS रहे हैं, संस्कृति कर्मी। उनकी किताब है, धीरज कुमार ने अनुवाद किया है, ये यात्रा से आई है। और शंकर का जीवन अद्भुत था, मतलब 32 वर्ष की आयु में वो गुजर गए। उसके पहले क्या रचा, क्या शास्त्रार्थ किए, क्या पीठ स्थापित किए, तो उनका जीवन, उनके जीवन को लेकर जो किंवदंतियाँ चलती हैं वो, और जिस महेश्वर में होके आया, जो ओंकारेश्वर पीठ है, वहाँ पर इन्होंने सबसे पहले साधना की और अद्वैत का दर्शन, और फिर बनारस जाते हैं। तो ये किताब, इसमें श्लोक भी आते हैं, तो बड़ा दिलचस्प है। और आदि शंकराचार्य का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का था, इसको अलग से रेखांकित करना होगा। उन्होंने जो श्लोक लिखे हैं वो आज की तारीख पब्लिश हो तो कोई कहो परिवाद दायर कर दे। अरे हाँ, उसमें वो मजाक उड़ाते हैं दिखावा करने वालों का कि ये करने से शास्त्र नहीं आएगा, ये करने से मानवता नहीं आएगी। और बड़ा मशहूर प्रसंग है शंकर और चांडाल का, कि हाँ, वो भेद करते हैं लोग कि वो आ रहे हैं तो कहते हैं तुम तो कहते हो अद्वैत, तो अद्वैत तो जो ईश्वर मुझ में है वही ईश्वर तुम में है, तो फिर ये भेद कैसा। तो उनको गुरु मानते हैं शंकर अपना। तो आप देखिए, कई चीजें हैं जो नहीं आती हैं उतना। कशकोल, ये सफीनाए उर्दू के नाखुदाओं की दास्तानें, राजकुमार केसवानी हैं, बहुत भावप्रवण ढंग से लिखते हैं सिनेमा और संगीत पर। दैनिक भास्कर में इनका हर इतवार को एक कॉलम भी आता है। कई नामचीन हस्तियों के बारे में इन्होंने लिखा है, जैसे मिर्ज़ा गालिब, लेकिन मुंशी नवल किशोर, मिर्ज़ा गालिब के बारे में खूब जानते हैं। मुंशी नवल किशोर छापा खाना चलाते थे, और लाहौर से वो आ गए थे, लाहौर और आगरा होते हुए
मेरे ख्याल से लखनऊ, हमारे जो मित्र हैं हिमांशु बाजपेयी, उन्होंने शोध किया है मुंशी नवल किशोर पे, उनके बारे में। आगा कश्मीरी, ये जो बहुत शुरुआती दौर था नाटकों का, रतन नाथ सरशार, मिर्ज़ा हादी रुस्वा, उमराव जान वाले, इब्ने सफ़ी बीए करके इनके जासूसी उपन्यास आते थे, है ना। और मजाज के बारे में, कतील शिफाई के बारे में बहुत ही दिलचस्प ढंग से लिखा है। इसको पढ़ते वक्त हो सकता है कि आपको लघवी माने समझने के लिए डिक्शनरी की, लुगत की ज़रूरत पड़े। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की तरफ से एक डिक्शनरी है जो बहुत अच्छी है, आप सबको ज़रूर खरीदनी चाहिए जिनकी भी उर्दू में दिलचस्पी हो। और आखिरी किताब है मर्डर एट द मुशायरा, ये रज़ा मीर का नावल है, 1857 की पृष्ठभूमि पर है। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मैंने अपना एमफिल 1857 पे किया है। और वो तीनों किताबें भी बड़ी दिलचस्प हैं, तो ये नावल आप पढ़ सकते हैं। उन 3 किताबों को तो ज़रूर पढ़ें। एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे जो गदर के दौरान यहाँ पर फंस गए थे, विष्णु भट्ट, तो उनकी किताब है मराठी में माझा प्रवास 57 सालच्या वंडाची हकीकत, जो हिंदी में भी आपको विष्णु भट्ट की आत्मकथा के नाम से मिल जाएगी। ये वाणी प्रकाशन से है। दूसरे एक ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही थे सीताराम पांडे, उन्होंने कर्नल जेम्स नॉर्गेट के कहने पर अपनी आत्मकथात्मक वृत्तांत लिखा था जो अधिकारियों को पढ़ाया जाता था, सीताराम्स डायरी, हिंदी में राम कहानी सीताराम के नाम से। मधुकर उपाध्याय जी हमारे देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने इसको अंग्रेजी से हिंदी में किया है। और तीसरा एक वॉर करेस्पॉन्डेंट थे टाइम के, विलियम हावर्ड रसेल, उनकी रसेल्स इंडियन म्यूटनी डायरी है, वो भी आपको मिल जाएगी। मतलब मुझे नहीं पता अभी प्रिंट में है कि नहीं, मैंने तो लाइब्रेरी से लेके और फिर जो सारे स्कॉलर्स का तरीका होता है महंगी किताबों का, वैसे खरीदी, तो आप उनको ज़रूर पढ़ें। बस मेरी आज इतनी सिफारिश है। हाँ, मैं फॉर अ चेंज आज एक किताब सजेस्ट करने वाला हूँ। मुझको मेल किया हमारे एक व्यूअर ने, दर्शक ने जी, आकाश ताठे ने जी, और वो काफ़ी दिन से पढ़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि क्या आप ये 2 किताबें पढ़ना चाहेंगे। और मैंने बहुत दिन बाद खोला तो उसमें मुझे दिखा तो वो शिवाजी कौन होता थी, उसमें पीडीएफ था अंग्रेजी में भी और मराठी में भी, कि जिसमें ये किताब का शीर्षक है। हाँ, इसका शिवाजी कौन होता, मतलब इसका अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कि शिवाजी कौन था या थे, ठीक है, लोग गड़बड़ कर देते हैं उसमें। तो फिर मैंने उनको रिप्लाई किया कि मैंने आकाश पढ़ी है लेकिन मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा। तो किसकी लिखी किताब? गोविंद पानसरे की लिखी हुई किताब है। बहुत लंबा करियर गोविंद पानसरे का राइट एक्टिविस्ट के तौर पे रहा है। बहुत सारे ग्रास रूट मूवमेंट उन्होंने महाराष्ट्र में चलाए, उनकी हत्या भी हुई जैसा हम जानते हैं। तो उन्होंने 11 मई 1987 को कोल्हापुर में एक भाषण दिया था, है ना, कोल्हापुर में ही था। और उन्होंने उसमें शिवाजी के बारे में लोगों को बताया, क्योंकि शिवाजी के साथ में ये हुआ कि उन्हें मतलब हाईजैक करने की बहुत कोशिश हुई। कोई कहता है हमारा, कोई कहता है हमारा, और फिर उनके ऊपर अपने लेबल्स लगाते हैं और बहुत सारी मिथ बिल्डिंग हुई। तो अब आम आदमी कैसे जानेगा कि शिवाजी ने क्या किया था, मतलब आम लोगों के लिए। तो फिर उन्होंने एक मतलब साधारण मराठी में उन्होंने वो भाषण दिया कि वो एक राजा के तौर पर कैसे थे। तो वो बहुत सारे, जैसे उनकी सोशल इंजीनियरिंग है, वहां पे कास्ट को लेकर के बहुत दिक्कत थी, वो लोग वो उसको एड्रेस करते हैं। वो टैक्स रिफॉर्म लेके आते हैं, जोत के हिसाब से टैक्स लगाते हैं पहले, क्योंकि उस टाइम ये हुआ था कि मुगल रूल जा रहा था और मराठी आ रहा था रूल, अब इनका मराठों का। तो टैक्सेशन को लेके बहुत कंफ्यूजन था कि कौन कैसे लेता है। तो इन्होंने एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन ये इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद उस टाइम कोर्ट लैंग्वेज फारसी थी, लोगों को नहीं समझ में आती थी, तो उन्होंने मराठी में कोर्ट की जो सरकार है वो मराठी में काम शुरू करेगी, क्योंकि ये लिख रहा है, इसको पता नहीं चल रहा है कि क्या तहरीर क्या दस्तखत हो रहे हैं, समझ में नहीं आता था। और वो फिर एक अच्छे योद्धा तो वो थे ही, जिस तरह से वो करते हैं, है ना। तो वो इन सारी चीज़ों को लेकर के वो एक संकलन। हिंदी में उपलब्ध है? ये हिंदी अंग्रेजी, गोविंद पानसरे जब नहीं रहे, उनकी दुखद हत्या हुई और उसके पूरी हिस्ट्री है। तो मराठी में थी और हिंदी में भी थी, और जब वो चले गए तो फिर उसके बाद तो मैंने अंग्रेजी में भी देखा। तो ये तीनों में बहुत सस्ती किताब है। ऐसे लोग इतना सारा रिसर्च, ये एक बुकलेट है बेसिकली, किताब भी पूरी नहीं है। इतना सारा रिसर्च उन्होंने और इतने आसान शब्दों में लिखा है, और वो 20-30 रुपए में मतलब वो अवेलेबल है। ये चीज़ लोग अभी पूछ रहे थे लेफ्ट, ये भी लेफ्ट से आते हैं। तो अपना काम, अपनी मेहनत को एक्सेसिबल बनाना लोगों के लिए, वो भी एक लेफ्ट की ही मतलब सीख से आता है, और वही गोविंद पानसरे करते हैं। अपील करना चाहूंगा कि लेफ्ट राइट का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, इतनी जल्दी मत चुनिए, अध्ययन करिए विस्तार से और फिर अपना वाद चुनिए अगर चुनना ही है।
तो और वही है, और जैसे उसमें और एक चीज़ और क्लियर कर दें, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है जब वो सुनते हैं कि आप शिवाजी को शिवाजी बोल के, स्पेशली महाराष्ट्र में जो हमारे दर्शक हैं वो चाहते हैं कि हम शिवाजी महाराज बोलें। हम शिवाजी क्यों कहते हैं वो कारण हम बताते हैं। वही इसलिए भी हम बाल ठाकरे को भी हम बाल ठाकरे कहते हैं, बाला साहेब ठाकरे नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी में जो स्टैंडर्ड नाम है वो चलता है, उनके साथ आदर सूचक शब्द लगाया जाता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को भी अटल बिहारी वाजपेयी आए गए, इस तरह से बात होती है। महाराज उनकी वो महाराज थे इसलिए लोग उपाधि की तरह लगाते हैं। वो न लगाने के पीछे अनादर नहीं है, वो हमारी ट्रेनिंग है जर्नलिज्म की। समान इज्जत हर व्यक्ति को, हर शख्स को दी जाती हम है। अशोक किसी को भी नहीं, ये सब पॉलिटिकल फिगर, इतिहास हिस्टोरिकल फिगर्स हैं। तो वो कंपल्शन रहता है, कोई अपमान की इच्छा नहीं कहा रहती। क्योंकि मुझे लग रहा था कि कई लोग कहेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों नहीं कहा। उसके पीछे हम लोग जब अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ तब कई लोगों ने कहा कि अटल जी बोलो, अटल जी बोलो। फिर ये जी और श्री के फेर में पड़ेंगे, हम लोग को सिखाया जाता है और ज़रूरी भी है कि जब आप पत्रकारिता बरत रहे हैं तब एक ही कैनन अप्लाई हो। आज के नेता नगरी में इतना ही। आप अपना भरपूर ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद है। संवाद चलता रहे, सवाल आते रहें। शुक्रिया।